चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सर सैयद अलैहिर्रहमा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उनकी 203 यौम पैदाइश पर। जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तमाम दीगर तंजीमों की ये रवायत रही है कि किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले तिलावत कुरान का मामूल रहा है, तो मैं हाफिज़ कामरान जाफरी से गुजारिश करूँगा कि वो आयत कुरान से महफिल का आगाज़ करें, प्रोग्राम का आगाज़ करें। कामरान भाई। मुझे तो नहीं लगता। भैया ने नाना को दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ कामरान साहब। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जावेद मोहम्मद साहब से कि वो चंद मिनटों में अपनी बात को रखें और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का इंट्रोडक्शन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो हम राइल महबूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए पहल किया और आप तमाम हजरात को इसमें जुड़ने की दावत दी। जैसा कि आप लोग के इल्म में है कि आज सर सैयद डे के मौके पर आज ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। विजन सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के क्या विजन थे उस पर आप हजरात इस पर रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा उससे पहले हम चाहेंगे कि हम अपनी सोसाइटी के बारे में जिक्र थोड़ा सा कर दें और थोड़ा सा हम सर सैयद अहमद खान साहब के विजन के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जो हम समझते हैं उसको भी आपके सामने ला दें। फिर आप हजरात जो स्पीकर्स हैं और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब अपने मशवरे और अपनी राय इंशाल्लाह रखेंगे। देखिए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूपी इलाहाबाद के चाइल्ड तहसील खित्ते के लोगों ने इसको आज से 25 साल पहले बनाया था। और बनाने का गर्ज ये था कि इस इलाके में जो
नीचे के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करके ऊपर लाना और अपने मुआशरे में से कुछ लोगों को आगे ले जाने के लिए एक ऐसी पहल करना जिससे कि हमारे मुआशरे में तमाम तबके के लोग हर तरह से बराबरी का एहसास कर सकें। इस गरज से इसको बनाया गया था और आज 25 साल से ये चल रही है सोसाइटी। और इसी सोसाइटी जेर निगरानी एक लाइब्रेरी हमारी है, जहां आज प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं राहिल महबूब साहब, मौलवी लियाकत तरी लाइब्रेरी, वो शहर इलाहाबाद करेली में है, और वहीं से आज प्रोग्राम ये कर रहे हैं सर सैयद अहमद के विजन का। और सोसाइटी ने 25 साल में कई समाजी काम बड़े अंजाम दिए हैं, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने एक बड़ा काम ये किया कि तमाम गांव के इलाके में एक मोबाइल वैन भेजी और उन कमजोर लोगों की हिफाजत और साथ उनकी दवा और डॉक्टर का पूरा इलाज कराने का एक जिम्मा लिया, जो 2.5-3 साल लगातार अभी चला है और अभी रुक गया है वो कुछ वजूहात की वजह से। इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेगी कि उसको हम लोग कंटिन्यू करें। दूसरा अहम काम चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का ये रहा है कि अपने खित्ते चाइल्ड में जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे इंटर कॉलेज के हों, चाहे डिग्री कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, उनको पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाना और अगर किसी वजह से रुकावट आ रही है उसको दूर करना, चाहे वो फीस का मसला हो, चाहे ट्यूशन का मसला हो, चाहे वो किताबों का मसला रहा हो। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे थे कमजोर और उन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, चाहे वो अलीगढ़ की इंजीनियरिंग करा, चाहे एमबीबीएस नीट करा हो, अगर किया है और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, तो हमेशा सोसाइटी ने उनकी मदद करके उनकी फीस पूरे साल का इंतजाम करके उनको तालीम के लिए आगे भेजने का पूरा काम किया है। तो इस तमाम इस तरह कामों को देखते हुए सोसाइटी आगे बढ़ आ रही है और हमें उम्मीद है कि आगे और लोग इसमें जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और ये बड़ा काम अंजाम पूरे शहर इलाहाबाद में इंशाल्लाह देगी। और दूसरी बात ये है कि जो आज का टॉपिक है विजन ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान ने जो विजन, जो सपना, जो ख्वाब देखा था हिंदुस्तान के लिए, वो ख्वाब उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी है। और उस ख्वाब में वो तो उस विजन के तहत उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना एक वक्त, अपना एक फिक्र, अपनी एक सोच अपने साथियों के साथ मिलकर लगाई और उसको कामयाब भी किया। लेकिन जो उनका विजन था कि हिंदुस्तान में तमाम जो तबके के लोग हैं, खासकर मुसलमान, उनको उसका फायदा हासिल हो, तो वो हम समझते हैं कि वो विजन आगे, उस विजन को आगे बढ़ाने वाला कोई आगे नहीं दिखा। कुछ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग जरूर थे जो उनके साथियों में थे, और 1921 के आसपास उन लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट लगाया था, शायद आपके इल्म में हो, जामिया मिलिया दिल्ली में, ओखला में। और वो आज प्रोजेक्ट जो चल रहा है जामिया मिलिया का, फिर उसके बाद जामिया हमदर्द आया। लेकिन आप इन 4 यूनिवर्सिटीज को अगर देखें तो उसके बाद हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से जो अलीगढ़ के बाद जो एक विजन था सर सैयद का, वो हम समझते हैं कि आगे लोगों ने उसको पूरा नहीं किया, वो अधूरा रह गया। वरना आज हिंदुस्तान में हमारे मिल्लत इस्लामिया की तस्वीर कुछ दूरी होती अगर कुछ लोगों ने और इस तरह के विजन को आगे बढ़ाया होता। ये चंद बातें थी जो हमने आपके बीच में रखी। और राहिल महबूब साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त दिया और तमाम लोगों से कांटेक्ट करके आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन डिफरेंट इश्यूज पर करते रहे इंशाल्लाह। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करके चाहते हैं कि आप प्रोग्राम को आगे करें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मोहम्मद साहब। जैसा कि सर सैयद अहमद खान की मोहब्बत हर उस इंसान के दिल में बसती है, इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखता है। अब मैं शेर के साथ दावत देता हूँ आतिफ हनीफ साहब को कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि महफिल का कारोबार चले। आतिफ हनीफ साहब जो कि ब्रांड एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका इससे ज़्यादा दिलचस्पी जिस तरह से लिटरेचर, कल्चरल और सोशल कामों में रही है, और अलीगढ़ मूवमेंट की अच्छी जानकारी रखने वाले, उस पर कमांड रखने वाले
AMU वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन लखनऊ से भी ताल्लुक़ रखने वाले आतिफ हनीफ साहब, जो कि अब मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आतिफ हनीफ साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई। और अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे साथ जो स्पीकर हैं साद हाशमी साहब, उनकी दरख्वास्त थी कि उनको कहीं जाना है जल्दी और उनका बहुत वक्त कीमती था, तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप आ जाइएगा, भले ही जल्दी चले जाइएगा। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, साद हाशमी साहब हैं जो कि मेरे बैचमेट भी हैं, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, और जाहिर है बेहतर होगा कि हर आदमी अपना तारुफ कराए, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा। और बड़ा काम है इनका, और हम इनसे साथ भाई ये जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है आप उसको किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद जो आपकी तहरीक जो अलीग सोसाइटी और अलीग कनेक्ट है उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। साथ भाई आपको आवाज आ रही मेरी? साथ भाई आप स्क्रीन में बिल्कुल भी आतिफ भाई, बिल्कुल आ रही है। जी जज़ाकल्लाह। जी। यस, आई कैन तो हियर यू और वेरी वेल। अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है, मैं उसके साथ आपको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बाकी तो ये तफसील में बताएंगे, लेकिन जैसा मैंने अलीग सोसाइटी को देखा है, बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। और ये सोसाइटी बिहार से शुरू हुई थी और आज 4 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। और अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, ना भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। तो साद हाशमी साहब वो हैं जो कहने वाले नहीं हैं, करने वालों में से। साद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यार तुमने हमारा शेर चुरा लिया। ठीक है। बट एनीवे, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज साद हाशमी। मैंने 1998 में केमिकल इंजीनियरिंग पास किया था अलीगढ़ से, और उसके बाद 2-3 साल वहाँ काम किया, फिर एक 18-19 साल दुबई में काम किया, और अब मैं पिछले 2 साल से स्वीडन में एक कंपनी में काम करता हूँ। It is a pleasure opening the webinar for all of you. It's not because of something special about me, but it is just that I have to leave. So, रोजी रोटी कॉलेज ले, I have to leave maybe in 15-20 minutes. तो शुक्रिया आतिफ यहाँ फंसाने के लिए, पहली बात तो भैया। लेकिन जैसा कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, इस जगह फंसना जो है थोड़ा सा it's nice, it's interesting. I would like to be pursued in such spaces. तो 1-2 disclaimers पहले लगा दूं मैं कि मेरी my faculties are limited in both the languages, तो I'll try to speak in Urdu, लेकिन बीच में कुछ अंग्रेजी के अल्फाज हैं तो समझ लीजिए कि मुझे उसकी उर्दू नहीं आती है, but I want to communicate the right message to you, तो hopefully आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी बात पहुंचेगी। ऐसा नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश comes to me ऐसे, लेकिन क्या है कि क्योंकि जिस नौयत से हम लोग जिस माशरे से पले बढ़े हैं, तो ख्याल जो है वो उर्दू में आता है, और इसीलिए उसका इजहार जो है वो उर्दू में बेहतर होता है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको जिस जबान में ख्वाब आते हैं वो आपकी मादरी जबान होती है, सबसे आपके दिल के करीब। तो मुझको जो भी ख्वाब आते हैं और जो याद रह जाते हैं वो अक्सर उर्दू में याद रहते हैं, तो इसलिए मैं उर्दू में ही बोलूँगा, और बीच बीच में लाइक आई सेड की कुछ न कुछ अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि एक ये भी है, मतलब शेर ही किसी ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो हमारे दिल की बात उर्दू में निकलती है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, मुझे बाय गॉड कहानी सुनाने का बहुत शौक है, एंड सो बाय अवेयर ऑफ दैट। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अलीग, जो हम लोग काम करते हैं, और आई विल टेल यू द स्टोरी सो दैट इट मेक्स अ बिट मोर सेंस टू यू, आपको शायद ज्यादा मजा है उसमें। तो सर सैयद की तहरीक के बारे में देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, कहा होगा, पढ़ा होगा, सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ इस तंजीम के, इस तहरीक के बारे में कुछ मताला करने में कासिर हूँ, अगेन बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड फैकल्टीज। बट आई विल से इट लाइक दिस कि हर इंसान जो अलीगढ़ में पढ़ता है वहाँ से कुछ लेके जाता है, कुछ सीख के जाता है, कुछ नहीं तो कम से कम तहजीब, इखलाक और फिक्र कसना जो है वो कम से कम सीख के जाता है अलीगढ़ से। तो जो मैंने, बल्कि हमने कहने का मतलब ये नहीं कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज इट इज नॉट ओनली माई वर्क दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर। हम का मतलब ये, मैं और एक मेरे बहुत अजीज दोस्त ने असद, हम लोगों ने मिलकर, तो जो हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर अलीगढ़ में सीखा था, हम लोग करीब 7-8 साल साथ रहे अलीगढ़ में, और पिछले 32-33 सालों से हमारी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो जो हमने सीखा वो था कंपैशन,
और अंग्रेजी का लफ्ज होता है कैमराडरी, भाईचारा कह लीजिए उसको। और हमें लगता है कि ये भाईचारा जो है, इट हैज नॉट ओनली अफेक्टेड अस, इट हैज अफ्लिक्टेड अस। तो ये हम लोग एक तरह की बीमारी की तरह चिपक गया है ये भाईचारा जो है। और क्योंकि हम लोग, आई वुड नॉट टू से समाज के दबे कुचले से, लेकिन बहरहाल वी वर नॉट, वी आर कमिंग फ्रॉम नॉट अ वेरी वेल टू डू लेट अस से सोसाइटी। तो हमारे लिए शायद, हमारे दिल में शायद डर ज्यादा है लोगों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज रह गए हैं या जिनको सारे ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी फेल्ट इट इज आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाटएवर वी हैव डन बेस्ड ऑन दैट। तो एक चीज और अलीगढ़ के बारे में कि इट इज सेड, अंग्रेजी में कहावत है कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। तो हमने ये पढ़ा अलीगढ़ में, यह सीखा जो ये है कि अ कम्युनिटी दैट रिमेन्स अनएजुकेटेड रिमेन्स अनडेवलप्ड। जब हम लोग दोनों मिडल ईस्ट में गए, असद और मैं दोनों, तो हम लोगों ने, जाहिर है वहां पर जो लोग रहते हैं, जो वहां से वाकिफ है, वहां पर बहुत मीटिंग और ईटिंग का बहुत काम रहता है। पीपल मीट अ लॉट एंड पीपल ईट अ लॉट। थर्ड थिंग इज दैट दे टॉक अ लॉट। तो दुनिया भर की बातें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इन टर्म्स ऑफ एक्शन देयर वाज नन। And that is where I had put this in my thought that I will use this share of Akbar Allahabadi की हमारी बातें ही बातें थी और सैयद काम करता था। तो we wanted to be सैयद, असद और मैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा करें जो कि लोगों का जिससे भला हो सके कुछ। So हम लोग पर्सनली, मतलब अपने अपने लेवल पर we used to help a lot of people, जैसे सभी लोग करते हैं। But then we decided कि यार कुछ काम भी करना चाहिए। तो उस काम के लिए हम लोगों ने एक तंजीम बनाई। और यहाँ पर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि असद जो है वो इसको अलीगढ़ से जोड़ना चाहते थे, मैं नहीं जोड़ना चाहता था। मेरा रीज़न ये था कि वी वांट टू हेल्प एनीबडी इफ द पर्सन इज फ्रॉम अलीगढ़ और नॉट, इफ ही इज एन अलीगढ़ और नॉट। बट खैर, तो उसका जो कॉम्प्रोमाइज निकला वो ये निकला कि हमने अपनी तंजीम का नाम रखा अलीग, जो कि बहरहाल अलीगढ़ से ताल्लुक रखता है, और उसका फुल फॉर्म है अ लिटरेसी इनिशिएटिव ग्रुप। तो अलीग जो है, इट्स अ लिटरेसी इनिशिएटिव ग्रुप दैट वी हैड स्टार्टेड अबाउट 12-13 साल पहले, करीब 2008 हमने इसको स्टार्ट किया था। और शुरुआत में जाहिर है एक सोसाइटी के तौर पे इसको शुरू किया, तो 1-2 साल हम लोगों ने खुद इसमें ज़्यादातर काम किया, ज़्यादातर अपना ज़ाती पैसा भी लगाया, जो कुछ हो सकता था। एवरीथिंग वाज लेट्स से वेरी पर्सनल। But in 2010, we asked a gentleman called Dr. Imran Ali, जो अलीगढ़ से PhD है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने हमको ज्वाइन किया एज द प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर अलीग। और उसके बाद से हम लोगों ने 3 वर्टिकल्स में काम करना शुरू किया, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। I'll take a small break here in the sense कि just to relate to what I have been talking, कि सर सैयद की जो भी तालीम हम लोगों को मिली थी, our point is that we should be able to disseminate education as well as possible in our community and as good as possible. ये नहीं कि कोई मतलब किसी भी लेवल की एजुकेशन, बट जहां तक हो सकता है हम लोग अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो उसमें फिर जो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं, इसमें पहले मैं जरा एजुकेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो एक तो हम लोगों ने वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट ओनली बिकॉज इट इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, बट आगे चल के जो इंटरनेट है, इवन सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, एवरीथिंग इज मोस्ट लाइकली इन इंग्लिश और विल बी मोस्ट लाइकली इन इंग्लिश। तो हमारे हिसाब से ये हम लोग की सोच है कि अंग्रेजी एक बहुत ही अहम मीडियम है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए। खासकर जब बच्चे प्राइमरी के ऊपर जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग स्टाइफल्ड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा लेट अस से फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। द सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी, बिकॉज जिस जमाने से हम लोग आ रहे हैं, हमारे जमाने में वो डायल करने वाला फोन होता था, और आजकल आप बोले तो कॉल कर लेता है कोई। सो सेकंड थिंग वी वांट टू इन्वेस्ट और वी आर इन्वेस्टिंग दैट इन इज टेक्नोलॉजी। तो जैसे आपने देखा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे यहाँ लोग हार्डवेयर की बहुत बात करते हैं कि स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड, लेकिन it needs a lot of resources, and a lot of people who think like that maybe are not so well equipped to create an institution like that.
So what we did was that we focused on software, और ये भी ब्रेन चाइल्ड असद का है, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट। तो वी सेड कि हर शहर में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल्स हैं, और अक्सर उन सरकारी स्कूलों में जो कि लेट अस से अनएम्पावर्ड, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, वही आते हैं पढ़ने के लिए। तो क्यों ना हम वहाँ का सॉफ्टवेयर इंप्रूव करें, वहाँ की फैकल्टी इंप्रूव करें, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करें, जिससे कि यही बच्चे जब आगे बढ़ के वर्किंग वर्ल्ड में जाएंगे, दे विल हैव मोर कॉन्फिडेंस। तो ये हमारे प्रोग्राम का नाम है अडॉप्ट अ स्कूल, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को अंग्रेजी टीचर मुहैया कराते हैं। उसके साथ में और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो हम लोग जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल हैं, उनसे परमिशन लेके अपना एक टीचर रखते हैं उस स्कूल में, और वो टीचर उनको इंग्लिश के अलावा डिजिटल एजुकेशन, अबाउट एनवायरमेंट एक्सपोजर, अबाउट थिंग्स अबाउट हेल्थ, स्पेशली जो एडोलेसेंट लड़के लड़कियां होते हैं, दे नीड टू नो अ लॉट अबाउट the physiological and psychological changes that are going in their, let's say, in their development stage. Uske liye, so we are doing a lot of these type of works, and I have just 5 more minutes, so I would like to limit it to that. You can visit our website, so then you can go get a lot more information about that. थोड़ा सा मैं आपको, I want to know, tell you about पैसा कहाँ से आता है इसके लिए, because that is really important for you to understand, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि we want it to be sustainable। ये नहीं कि आज किसी ने जोश में आके हमको 2 लाख रुपया दिया और कल वो नहीं दे पाए। तो it is important to me to express to you so that you understand कि पैसा, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है। तो जब हम लोगों ने इसके बाद थोड़ा बहुत ज़ाहिर सोचते रहते हैं हम लोग हमेशा, तो क्राउड फंडिंग का एक फॉर्म हमने इसमें अपनाया हुआ है। So what we do is कि for every school that we adopt, we need about फर्स्ट हम लोग हर इंसान से जो भी हमारे साथ जुड़ता है, हम लोग 12,000 रुपया महीने का लेते हैं। और क्योंकि अब हमारे माशाल्लाह काफी स्कूल्स हो गए हैं, तो अब हमने ये देखा है कि फॉर एवरी 30 पीपल हु जॉइन अस और हु जॉइन अ लीग, वी आर एबल टू स्पॉन्सर 1 स्कूल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट 45 स्कूल्स जहां हम लोग ये काम कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट मोर देन 12,500 स्टूडेंट्स जो कि इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। इफ आई कैन से, हमारा टोटल स्ट्रेंथ करीब 67 लोगों का है। हमारा काम जमशेदपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अलीगढ़, मुरादाबाद, हजारीबाग और कोलकाता में है। इन 7 जगहों पर हमारे काम होते हैं। हर जगह पे स्कूल्स हैं, हर जगह पर हमारे टीचर्स हैं, हर जगह पर हर स्टेट का एक हेड है, एटसेट्रा। सो इट्स अ वेरी, इफ आई कैन से, प्रोफेशनली मैनेज्ड organization for every group that joins us. Atif is also a part of that, South By is also part of that. You get a report every Saturday. We don't ask you to post anything. We don't post anything extra. सिर्फ जो हमारे टीचर ने किया, जो हमारे बच्चों ने सीखा, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। That is how we have been working this. उसके अलावा Atif, if you can please make me the presenter for a minute, I want to just show the website of A-League, and that is it. Oh, I will be joining after 1 hour again. तो अगर आपके पास कुछ questions हैं, so really please let me know. नहीं तो आप, you can contact Atif, or you can write to us, or write to Atif. Atif has my email also. मेरा भी असद का सभी का, so whatever you want, I can answer you on that. लेकिन फिलहाल जो है, am I the, okay, I can share the screen now. होस्ट साहब अगर आप मुझे एनेबल कर दे प्लीज। तो साद भाई, उसमें दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के नेटवर्क इतने एनेबल नहीं होते हैं, तो वो बफरिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से तो क्योंकि आपका नेटवर्क जो है वो वहाँ पे 5G पे होगा, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग, अगर आप थोड़ा सा आखिर में एक जिक्र उस पर भी कर दीजिए अलीग कनेक्ट के ऊपर, तो वो भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है अगले 1-2 मिनट में, कि बस समअप करते हुए कि अलीग कनेक्ट क्या इनिशिएटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो first of all, again, please visit www.aleaguesociety.org. You'll find all our programs there, and I want to boast here. मुझे कोई बड़बोला बनने का शौक नहीं है, but I want to boast here that we have developed a really transparent, accountable system for all of you. Sorry, wait. Can you please repeat it again? www. Can you please repeat? ALIG, yeah, अफजाल भाई ने लिख दिया उसके ऊपर, आप अगर स्क्रीन देखें। Okay. ALIG Society, SOCIETY.org.
थैंक यू अफजाल भाई। और जाने से पहले जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर अली कनेक्ट। तो हम लोग आजकल सोशल मीडिया की लाइफ जीते हैं, जिंदगी जीते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। We don't have accounts in all of them, but at least we know that they exist. So what we have done is that we have made a LinkedIn for AMU. It is not a social networking site जहाँ पे अपनी आप पिक्चर्स डालें कि मैं आज अमेरिका गया तो तुरान गया तो ये है, या मैंने आज ये खाया वो खाया. It's basically a localized LinkedIn for Aligarh Muslim University students. Our aim is to connect the haves and the about to haves. जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ, जाहिर है हेल्प सबको चाहिए होती है. So it's basically a platform to help people to connect. So उसमें you want to select people, of course you have to register that, and then you have to put it, you have to put your let's say details. Then you can look for people based on cities, on countries, on industry profile. जैसे अगर आप marketing में देखें तो आतिफ का नाम आएगा उसमें, because Atif has specified his category as or his industry as marketing. So Ali Connect is, and it has been donated to Aligarh Muslim University from us. It is on the server of AMU. It is not with us. We have developed it and given it to the Aligarh Muslim University. So Sufyan Beg Sahab jo hai wahan par, he takes care of us of the system over there. It is now on the AMU server. Please ask your students, children whom you know to join that and look out for people. Some of us can help. I don't know if all of us can, but some of us can help, and most of them are really willing to help. At least जो लोग यहाँ पर हैं, I can say safely about that. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर उससे मुस्तफीज हो सकें तो भाई that is what our job is. And I would 4 बज गए आते भाई, तो मैं इजाज़त चाहूँगा. 1 घंटे बाद अगर ये मीटिंग चल रही होगी तो मैं दोबारा इंशाल्लाह I will come back to you. Sumbul Sahiba, please, I'll come back to you, then you can talk later, or otherwise you can write to me. Saad.hashmi, जो मैं नाम लिख कर आ रहा स्क्रीन के ऊपर, उसमें बीच में डॉट लगा दीजिए, @aligsociety.org. You can write to me. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे साद हाशमी साहब जो कि हमारे साथ स्वीडन से एक बात और मैं कहूँगा, खत्म करने से पहले भाई, नहीं, this is something which we want to continue. So the whole point of conveying this to you so forcefully, so passionately, इतना जोश आता है कि we want you to continue. तो मैंने कई शेर पढ़ा था which I really liked it, कि दायम आबाद रहेगी ये दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा. So please talk to us, let us know, and try to spread this message out about Ali and Ali Connect to everybody you know. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई. हम देखिए यही देखना चाहते थे और यही आज का मौजू भी है कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है उस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी बात होगी कि उसका रिलेवेंस क्या है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट है, जो एल्यूमनाई ने उसको किस तरह से आगे लिया है. और ये साद हाशमी साहब हमारे साथ स्वीडन से जुड़े थे, और अब जो हमारी फहरिस्त में अगला नाम है, अब स्वीडन से हम वापस एशिया में आते हैं. सऊद रिजवी साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं यूएई से, और मैं दरख्वास्त करूँगा सऊद रिजवी साहब से कि वो यहाँ पे आएँ. और मेरा उनसे एक सवाल है. सवाल ये है कि देखिए सर सैयद डे हो रहा है, अभी उसके फंक्शंस चल रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, सेंटेनरी भी होता रहेगा. तो ये अक्सर अलीगेरियन से एक सवाल होता है कि सर सैयद डे की ऐसी क्या खास बात है, हम लोग क्यों इतने पैशनेट हो जाते हैं, ऐसी उसमें क्या खास बात है. कुछ माइक ऑन हो रहे हैं, थोड़ी सी दरख्वास्त है कि ये ना करें, अगर किसी को कुछ सवाल भी पूछना है तो बाद में पूछ लें, नहीं तो सारी ऑडियंस और स्पीकर्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे. तो मैं बात कर रहा था कि सऊद रिजवी साहब से मेरे 2 सवाल होंगे. एक तो सवाल ये है कि सर सैयद डे का क्या रिलेवेंस है, क्यों हम लोग इतना पैशनेटली इसको मनाते हैं, और दूसरा जो ये एल्यूमनाई नेटवर्क है, जो एसोसिएशंस हैं, इनका क्या रोल हो सकता है. अभी आप इसको किस तरह से देखते हैं और आगे कैसे रोल हो सकता है, फंड रेजिंग भी हो सकती है, एक्टिविटीज हो सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं. और अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर और है कि सैयद उठे जो गैजेट लेके तो लाखों लाए, सैयद उठे जो गैजेट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाता फिरा रुपया ना मिला. अकबर इलाहाबादी साहब के साथ सऊद रिजवी साहब को दावत सुखन दूंगा. आतिफ मियां, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा. सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने एमयू से हर साल में एक अब्र उठा दिया और वो सारे जहां पर बरसने और अपने एल्मा मेटर
की विजन को लेकर इस दुनिया में निकल पड़ता है। ऐसा ही एक अदना सा अपने दिल में सर सैयद का विजन का जज्बा लेकर 1992 में आतिफ मियां मैंने अलीगढ़ से बीकॉम किया और मैं पास आया। अब बात करें तो सर सैयद wanted to establish an institution that welcomes modernist Western outlook and could abate the Muslim downfall and reduce the intellectual gap between the Muslims and the intellectual elites of that time. So it happened. World witnessed a drastic transformation, and its effect on Muslims is evident even today. He wanted his institution to foster in a way that it becomes a powerhouse. तो सर सैयद इसको एक पावर हाउस बनाना चाहते थे, जो कि ये बन गया। From where thousands of revolutionaries, हमारी आपकी तरह, साद मियां की तरह, ये revolutionaries यहां से निकले with an influence alike of Sir Sayyid. And the history holds many as their genesis was Aligarh Muslim University, and they left their impact on the world. अब तराने के जो वर्सेस हैं, आप उन पे अगर गौर करें, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, हर जुए रमा पर बरसेगा, हर कोहे गरा पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। तो सर सैयद डे की रेलेवेंस ये है कि सर सैयद वाज अ फियरलेस मैन। मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस कि मेरे बहुत से व्यूअर्स को ये नहीं पता होगा जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं कि सर सैयद was working in East India Company and went on to become a judge at a small causes court in 1867, and then he retired from there in 1876, and during the Indian Rebellion of 1857 he used to write notes, and he was a daring critic at the time of British police policies. तो सर सैयद का जो ये विजन है वो ये था कि साहब हमको एक कल्चरल हार्मनी और एक डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ लेके यहां पे आना है। और जैसा कि आप देखते हैं कि वी सेलिब्रेट दैट इन दैट स्टाइल। हम जब अलीगढ़ में सर सैयद डिनर करते थे तो हमारी बराबर में कोई लखनऊ का बैठा होता था, तो कोई सूडान का बैठा होता था, तो कोई जॉर्डन का बैठा होता था, तो कोई बिहार का बैठा होता था, तो कोई जो है कलकत्ता का बैठा होता था, बट ऑल ऑफ अस यूज्ड टू मिंगल टुगेदर। तो ये लेगेसी जो सर सैयद जुड़ी है उस पे उनका अपना खुद एक कोट है, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल द वेल विशर्स ऑफ द कंट्री to strive for the welfare of all people irrespective of their caste or religion. For just as human life and its health is not possible without the soundness, all the organs of the body, the prosperity of a nation is also not possible without all-round progress of the country. तो सर सैयद ने ये कोट्स दिए हैं, and you know, he was a great visionary and revolutionary man. मतलब उन्होंने वो जो 19th century में एक डिक्लाइन चल रहा था, where you know there were people who were not willing to accept education, वो एजुकेशन को सामने लाए और उस एजुकेशन से जो और he was a pragmatic man who dedicated his life for uplifting education and in every sphere of life. आज भी हम अलीगढ़ को याद करते हैं। हम जब अलीगढ़ से निकलते हैं तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हम लोग यहाँ यूएई में अलीगेरियंस आपस में सब कनेक्टेड रहते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें रोल ये होता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट पास आउट हुआ है, वो कहीं का भी हो, अगर वो अपना
सीवी हम लोगों को भेज देता है। मैं एक बैंकर हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जल्द से जल्द उसको एक जॉब दिलवा दूं। तो दिस वाज द विजन ऑफ सर सैयद, जो हम अपने दिल में ये जज्बा लेके आगे बढ़ते हैं। और इसका आपको एक मैं फैक्ट बताता हूं साहब। मैं जब यहाँ पे आज से 19-20 साल पहले जब लैंड किया था, तो मेरे बहुत से जानने वाले, मेरे बहुत से बैचमेट्स यहाँ पहले मुझसे आ चुके थे। तो जिस वक्त मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया हूं, उस वक्त हमारा ये व्हाट्सएप वगैरह उस वक्त इतना अवेलेबल नहीं होता था। तो वो हम लोग इंटरनेशनल ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। तो साहब उस पर मैंने कॉल करके 3-4 लोग जो मेरे टच में थे, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई मैं यूएई आ रहा हूं और मैं भी कुछ जरा हाथ पैर मारना चाहता हूं। तो यू विल नॉट बिलीव इट कि कम से कम 17 से 18 लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे जो मुझे रिसीव करने आए थे। तो ये एक अलीगढ़ वालों का जो जज्बा है, जो एक ग्रुप कम्युनिटी फीलिंग है, और उसमें देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिलीजन, देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट एक अलीग आ रहा है और उस अलीग को हम रिसीव करने आ जाएंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट सर सैयद डे। तो सर सैयद डे की रेलेवेंस आतिफ मियां ये है। अब आप अपना दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल ये था कि जो एलुमनाई नेटवर्क्स है, जो एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, क्योंकि हर जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है विजन और मिशन को लेके, तो उनका क्या रोल हो सकता है? भाई देखिए, आज की जनरेशन को अलीगढ़ मूवमेंट को रिविजिट करना पड़ेगा और लर्न एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कोऑपरेटिव एंड पीसफुल सोसाइटी एज द पिलर इन इट्स आउटलुक। भाई सर सैयद ने कहा that there was no use of antagonizing any community. You know, there are instances where he advised them not to sacrifice animals, and forcefully told his co-religious that if by dropping animal sacrifice they could win the friendship of their Hindu brethren, it would be far better. So in his college, both Muslims and no. So this is the reason why अलीगढ़ का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है। हमारे पास यहाँ दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है जहाँ पे हम अलीगढ़ वाले साथ में मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। और हम इसको एक चीज एडवाइस करना चाहते हैं अपनी यंगर जनरेशन को कि हम रहें ना रहें, आप इसको आगे लेके चलिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसा कि आपने कहा था ना, सर सैयद काम करता था, तो यहां पे हमें काम करने की जरूरत है। What we need to do is we need to work on things. It's not just talk. हमें ये देखना है कि अगर हम, जैसा कि इनका साद मियां का अलीग सोसाइटी का जो ये एक मूवमेंट ये लेके चले हैं, we need to join more and more of these movements and we need people to come forward. आज ये 4 या 5 स्टेट्स में या सिटीज में कर रहे हैं काम, हमें इसी तरह का काम आगे बढ़ाना है थ्रू आवर एलुमनाई नेटवर्क व्हिच इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग नेटवर्क। और इस नेटवर्क को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो एक स्टेज ये आ जाएगी कि जब हम एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग अप इंडिया करेंगे। एंड टुडे द नीड ऑफ द आवर इज टू बिल्ड इंडिया। हिंदुस्तान को बिल्ड करना है और हिंदुस्तान को इस तरह से बिल्ड करना है कि इसमें हम लोग एक मेजर रोल प्ले करें। We should be recognized for our efforts and we are being recognized for our efforts. I mean, you know, the Muslims were not historically and ideologically ready for
any activities before Sir Sayyid came in. But then Sir Sayyid's activities were very moderate and were in the right revolutionary direction. So that is the reason why, we make sure that birds of a feather flock together. So अलीगढ़ वाले एक दूसरे के साथ इसी वजह से जुड़े रहते हैं. जी बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे सऊद रिजवी साहब जो कि हमारे साथ यूएई से जुड़े थे, और वक्त भी हो रहा है तो अब हम थोड़ा सा इसको तेज भी करते हैं. और सामीन से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, बीच बीच में माइक्स ऑन हो रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है सबको, तो अपने माइक को प्लीज़ म्यूट करके रखें. और बाद में हम थोड़ा सा वक्त देंगे कि कुछ लोगों को अगर कुछ सवाल जवाब या ऐसा कुछ करना, अपने वीडियो भी आप ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उससे भी नेटवर्क में बहुत फ़र्क पड़ता है. तो अपने वीडियो भी ऑफ रखें, और इस तरह की कोई अगर सवाल जवाब या आपको कुछ शेयर करना है तो जाहिर है हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन बीच में अगर होगा तो वो सबको डिस्टर्ब करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ माइक अभी भी ऑन है तो उनसे दरख्वास्त है कि वो खुद ऑफ कर लें. और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. एक तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो मुझे ये दिखता है कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूशन या एक इदारा या यूनिवर्सिटी है. ऐसा नहीं है. ये एक बहुत अहम चीज़ है. अगर मैं अलीगढ़ मूवमेंट को सम अप करूं तो जो किताबों से पढ़ा है, जो समझा है, क्योंकि मैं अलीगढ़ मूवमेंट का एक बहुत छोटा सा कहना चाहिए कि स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर भी नहीं हूँ, तो उसमें 3 चीज़ें निकल के आती हैं जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर आप उन 3 चीज़ों में आप पूरे अलीगढ़ मूवमेंट को समेट सकते हैं. पहली चीज़ जो उसमें निकल के आती है वो है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट. जाहिर है ये सरे फहरिस्त है, सबसे अहम चीज़ है. सर सैयद ने खुद कहा है कि जब तक तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और ये चीज़ कुरान से और हदीस से भी साबित है. तो सबसे जो अहम चीज़ है वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट है. दूसरी चीज़ जो है वो सोशल रिफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने तालीम दे दी लेकिन अगर किसी शख्स का अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, इसीलिए देखिए जो अलीगढ़ को कहा जाता है कि हम तालीम के साथ तरबियत की वहाँ हम बात करते हैं. तो ये बहुत अहम चीज़ है, सोशल रिफॉर्मेशन. सर सैयद ने खुद इस पे बहुत काम किया है, और उनका जो तहजीबुल अखलाक आता था वो भी उस पर बेस्ड था. तमाम उनके अखबार, किताबें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो कि इसके ऊपर काम करती थी. ये दूसरी चीज़ है. मॉरल कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, ये एक बहुत अहम पहलू है अलीगढ़ मूवमेंट का. और तीसरी चीज़ जो है वो है रिलीजियस अवेकनिंग, कि खाली जो है अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की और उसमें मजहब नहीं आएगा. अब वो देखिए मजहब जो है वो खाली कोई इस्लाम से नहीं जोड़ रहे हैं. मजहब का मतलब है कि आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, कि आप जो भी मजहब को फॉलो करते हैं लेकिन किसी भी हाल में दूसरों के ऊपर आप उंगली ना उठाइए. आजकल मैं देखता हूँ, आजकल के आप ज़माने से एक चीज़ है कि जो मुस्लिम कौम को सबसे ज़्यादा जो परेशान किया वो एक फतवे ने किया. कुछ नहीं होता है, चाहे वो आलिम हो या कोई भी हो, फतवे आ जाते हैं. सर सैयद पे खुद न जाने कितने फतवे थे. तो ये 3 चीज़ें जो हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, सोशल रिफॉर्मेशन और रिलीजियस अवेकनिंग. ये 3 चीज़ों को अगर आप जमा करेंगे तो कुल मिला के ये जो है ये अलीगढ़ मूवमेंट होता है. पहली चीज़ ये है हमें और सबको, और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो नई जनरेशन के हैं, उनको भी इस पे ज़रूरत है. दूसरी चीज़ देखिए, सर सैयद में एक अहम चीज़ क्या थी कि उनके अंदर एक पैशन था. आज की डेट में जब हम देखते हैं कि इस तरह के जो पैशन है वो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग दिखता है. मिसिंग. ये माइक ऑन हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा इसको म्यूट रखें. ये पैशन किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सर सैयद ने एक किताब लिखी असारुस सनादीद. अब वो किताब जो है वो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे है. अब आप देखिएगा, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ. दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे उन्होंने किताब लिखी. वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे, बस ये था कि दिल्ली के रहने वाले थे, तो उनका शौक था, उनका पैशन था, क्योंकि उन्होंने जो शुरू में काम किया है वो हिस्ट्री और कल्चर और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे किया है. तो वो असारुस सनादीद जो है वो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे पहली किताब है. खास बात यह है कि तब तक ASI और इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बुनियाद में नहीं आए थे. और एक वाकया उसमें बहुत अहम कहने वाला है, यहाँ पे नोट करने वाला है, कि वो क्या कर रहे थे, वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे उन सबको डॉक्यूमेंट कर रहे थे. अब देखिए ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं बल्कि मुसलमान क्या, मैं हिंदुस्तान की अगर आप देखें, स्टडी करें, तो हम डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमज़ोर हैं. कोई भी चीज़ों को हम नोट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, बचा के नहीं रखते हैं. तो वो जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे तब नंबर आया कुतुब मीनार का.
अब आप देखिए आजकल लोगों की क्या आदत होती है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन सर सैयद ने क्या किया, सर सैयद ने जब कुतुब मीनार की बारी आई तो उन्होंने कुतुब मीनार के चारों तरफ जो है वो बल्लियां लगवाई। अब आप सोचिए कि लोग उस पर हंसे भी कि ये किस तरह का काम है, आप बल्ली क्यों लगवा रहे हो, लेकिन उनका पैशन था, उनका जज्बा था, वो बल्लियों पे चढ़े। जाहिर है जैसे कि वो शेरवानी और सारी चीजें उनकी रहती थी, उसके बावजूद भी वो उस पर चढ़े और उस पर जो इंस्क्रिप्शंस थे उन्होंने बाकायदा उसको जो है वो नोट किया। तो ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि इस तरह का पैशन होना चाहिए। आज क्या दिक्कत आ रही है कि हम बात जरूर कौम की करें, इस्लाम की करें, इंडिया की करें, किसी भी चीज की करें, लेकिन वो पैशन जो है वो मिसिंग है। शॉर्टकट्स हर आदमी ढूंढता है। सबसे पहले कुछ भी बात होती है, हम किताब पढ़ने की मेहनत नहीं करते, हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट में कोई चीज मिल जाए और उससे हमारा काम जो है वो आगे बढ़ जाए। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अहम है, जिसपे बात बहुत ही कम होती है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। ये माइक बार बार कुछ ऑन हो रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो माइक को अपने म्यूट कर लें। फिरदौस अब्दुल साहब का माइक जो है बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है, आप प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस इससे काफी हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, एक अहम पॉइंट है कि सर सैयद का एक लंदन का सफर था। ये बहुत अहम सफर था और इसके ऊपर मैं जरूर रोशनी डालना चाहूंगा। और इससे देखिए कितने लेसन्स हमको मिलते हैं। पहला लेसन तो देखिए सबको ये पता है कि सर सैयद 1869 में लंदन गए, और जाहिर है जो एक मशहूर है कि वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की स्टडी की, बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उससे पहले की भी थोड़ी सी कहानी है। उससे पहले की कहानी ये है कि उनके खुद एक दोस्त थे विलियम म्यूर, जो कि इलाहाबाद के बेस थे, और उन्होंने किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये किताब रसूलुल्लाह के खिलाफ थी, सर सैयद को बहुत नागवार गुजरी, और उस वक्त वो गाजीपुर में थे। उन्होंने इसका अहद बनाया कि मैं इस किताब का जो है वो जवाब लिखूंगा। और यहाँ पे देखिए कितनी अहम बात है, अभी बात आई कि अंग्रेजी जबान इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर सैयद की खुद एक तकरीर है 1863 में कलकत्ता में। अब आप देखिए 1863 में वो शख्स कलकत्ता में तकरीर कर रहा है, फारसी में तकरीर हो रही है, जाहिर है उस वक्त फारसी जबान थी, फारसी में तकरीर हो रही है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि आने वाली वक्त की जो जबान है वो अंग्रेजी है। आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है मिट जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। जाहिर है उनको थोड़ी सी इतनी नहीं आती थी। उसके बाद जो मैं लैंग्वेज से कनेक्ट कर रहा था, तो जब वो गाजीपुर में थे और उन्होंने इरादा बनाया कि वो इस किताब का जवाब लिखेंगे, तो जाहिर है बहुत बड़ा काम था। उसमें आपको पूरा प्रॉफिट्स को पढ़ना, कुरान को पढ़ना, हदीस को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तो हिब्रू जबान आपको आनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, अब मैं सलाम करता हूँ इस जज्बे को कि उस शख्स ने गाजीपुर में हिब्रू जबान सीखी है। कहाँ से सीखी है? गाजीपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चिरैया कूट। वो सैटरडे की शाम को वहां जाते थे, संडे रहते थे वहां, उनको एक ट्यूटर मिले, वो बाकायदा उन्होंने हिब्रू जबान सीखी है। और उसके बाद फिर जब ये लंदन का सफर किया है, तो उनका जो पहला काम था वो इसका जवाब लिखना था, जो उन्होंने जवाब लिखा है, और वो है खुतबाते अहमदिया। और उसके बाद फिर जाहिर है उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को स्टडी किया और बाद में आए। वो सारी हिस्ट्री है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको उतनी बेसिक हिस्ट्री तो मालूम है। लेकिन एक मैं खत का जिक्र करना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि ये जब लंदन गए तो जाहिर है पैसा इनके पास था ही नहीं, जो भी पैसा था वो सब फलाही काम में लग रहा था। और इन्होंने बाकायदा अपनी दिल्ली की जो हवेली थी उसको गिरवी रख के गए, और वहां से लंदन से मोहसिनुल मुल्क साहब को ये खत लिखते हैं। मैं उसका मफहूम आपको बताना चाहूंगा, आपको खत मिल जाएगा। उसका मफहूम इस तरह से है कि ये विलियम म्यूर साहब ने जो किताब लिखी है, इसको पढ़ के मेरा दिल जो है वो कबाब हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने अज़्म ले लिया है कि मैं इसका जवाब लिखूंगा, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मुझे लगता है कि मैं फ़कीर हो जाऊं बला से, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन शायद जब आखिरत में लोगों को उठाया जाएगा, तो मुझे ये कह के उठाया जाएगा कि उस सैयद को बुलाओ, उस अहमद को बुलाओ, जिसने अपने दादा की पैरवी में वो किताब लिखी थी। अब देखिए कितनी अहम बात है। लेकिन क्या आज हम अलीगढ़ मूवमेंट में इसका जिक्र करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। उसके बाद में फिर एक कुछ वक्त के बाद ये मोहसिनुल मुल्क को एक खत और लिखते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि मेरे पास अब पैसे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी पैसा नहीं बचा है, मुझे वापस आने का वक्त है। तो अगर आप कहीं से मुझे 1000 रुपए का इंतजाम करके भेज दीजिए तो मैं अपने वापस आने का कुछ जो है वो जरिया बनाऊं। और करिएगा ये कि मेरे घर का सामान भेज दीजिए, मेरी किताबें भेज दीजिए, जैसा भी हो मुझे ये 1000 रुपए दे दीजिए, और मैं वापस आते ही आपको ये 1000 रुपए वापस करूंगा।
तो आज हम बात करते हैं कंफर्ट जोन में। अगर आज कोई प्रोजेक्ट की बात होती है तो हम कहते हैं कि सबसे पहले लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ जमा हो जाएं, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन सर सैयद की तहरीक क्या थी, वो बिल्कुल अलग अंदाज में थी। किस किस तरह से पैसा जमा हुआ है, अभी हमारे साथ अफजल भाई हैं, वो ज्यादा इस पर रोशनी डालेंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। किस किस तरह से पैसा जमा हुआ है, बल्कि यहाँ तक आया है कि उनको एक शख्स मिलता है जो इमाम जामिन होता है, तो वो उससे चंदा मांगते हैं। कहते हैं मेरे पास क्या है, कहते हैं तुम्हारे इमाम जामिन के अंदर तो पैसे होंगे। तो उसको खोला तो उससे जो पैसा था वो उन्होंने अपने चंदे में जो है वो बाकायदा ले लिया। तो ये कुछ 3-4 चीजें थी जो मुझे लगा यहाँ पे रोशनी डालना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम चीजें हैं। और जैसे मैंने अभी अकबर इलाहाबादी साहब का जिक्र किया, तो ये भी एक बहुत अहम चीज है कि शुरू में अकबर इलाहाबादी साहब ने उनकी बहुत मुखालिफत की है, बहुत उल्टा सीधा भी लिखा है। और लेकिन बाद में धीरे 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 जब उन्होंने उनको समझा, जाना, तो वो उनके बहुत बड़े आशिक हो गए। और लंदन के सफर पे भी अकबर इलाहाबादी साहब लिखते हैं कि सिधारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, सिधारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें गर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। तो बस मेरी बात खत्म हो रही है। लास्ट में 2-3 पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि इसका टेक अवे है, वो टेक अवे ये है कि मैं खुद भी, जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि हमको अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ बहुत ही बेसिक चीज़ें पता है, बाकी हम किताबें पढ़ना नहीं चाहते हैं, या पढ़ी भी है तो शायद इक्का दुक्का कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो पहली चीज़ तो है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, ये सारी एनर्जी स्कैटर्ड है, इस एनर्जी को जोड़ने की ज़रूरत है। नंबर 2, सर सैयद जितना कि 1857 में रिलेवेंट थे, 2020 में जो आज ज़रूरत है उतने ही रिलेवेंट हैं, कुछ उसमें कोई कमी नहीं है। अगर हम आज भी उनके मूवमेंट को पढ़ लें, समझ लें, तो सारी जो अलीगढ़ मूवमेंट की जो तहरीक थी वो आज भी उतनी ही वैलिड है। तो ये बस छोटी सी मेरी गुफ्तगू थी। मुझे लगा कि क्या कुछ 2-3 अहम पहलू हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। मैंने इस पर थोड़ी सी कोशिश करी रोशनी डालने की। और अब इसके साथ में मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत ही अहम शख्सियत है, और हमने जानबूझ को उनको सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि जो अंग्रेजी में एक मुहावरा कहा जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो अफजल उस्मानी साहब हैं जो कि यूएस से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा तारुफ है, मैं इतने तारुफ में नहीं जाऊँगा, कि इनकी एक वेबसाइट है aligarhmovement.com। मैंने खुद इस वेबसाइट से बहुत पढ़ा है, बहुत सीखा है, बहुत समझा है। तो आपको भी अगर अलीगढ़ मूवमेंट समझना है तो aligarhmovement.com पे जाइए। ये इनकी काविशों का अंजाम है अफजल उस्मानी साहब का। और इनके पास खुद पर्सनल लाइब्रेरी यूएस में है, ये बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ जो कन्फेडरेशन है उससे भी जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों को इन्होंने मुतासिर किया है, मुझे खुद इन्होंने मुतासिर किया है। और क्योंकि आज जब बात अकबर इलाहाबादी साहब की हो रही है, तो मुझे खुद एक अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर बहुत पसंद है, मैं इसी से इनको बुलाना चाहूँगा। और उसकी तमहीद मैं ये बताऊँ, क्योंकि देखिए अलीगढ़ पे बहुत से शुराए ने लिखा है, जिसमें मजाज हैं, अल्लामा इकबाल हैं, जज्बी हैं, शकील बदायूनी, मतलब बहुत बड़ी फेहरिस्त है। लेकिन अगर उसकी मैं तहकीक करूं, क्योंकि मैं उर्दू का भी स्टूडेंट हूं, तो मुझे जो अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर पसंद है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से मेरी नज़र में वो सबसे अहम शेर है। वो कुछ इस तरह से है कि है यही बेहतर जाके सैयद से कहूँ, है यही बेहतर जाके सैयद से कहूँ, मुझसे चंदा लीजिए, मुझको मुसलमान कीजिए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अफजल उस्मानी साहब को कि वो यहाँ पे आए, और वो ख़ास तौर से मेरा उनसे जो सवाल है, बल्कि वो कुछ भी कह सकते हैं, अब माइक उनके पास है, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी जैसे बहुत अहम थी, उस पर कुछ रोशनी डालें। और ख़ास बात ये रोशनी डालें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि आज हम सर सैयद डे ही नहीं, सेंटेनरी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफजल उस्मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। सबसे पहले तो मैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस बात की खुशी है कि जो चेहरे मैं देख रहा हूँ वो सब नौजवान लोग हैं, और ये मैं मतलब मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। मैं तो डेफिनेटली उतना नौजवान नहीं रहा, लेकिन बाकी लोग माशाल्लाह जो है, वो आतिफ साहब को देखा मैंने, राहिल साहब से मेरा कुछ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ, और जो है, तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि सब यंग लोग इससे जुड़े हुए हैं इस तहरीक से। बिफोर इवन स्टार्टिंग, मैं जैसे आतिफ साहब ने कहा कि मैं सब लोग शुरू में बात हुई कि सब अपना तारुफ पेश कर दे, मैं भी अलीगढ़ तहरीक का एक अदना सा शागिर्द या स्टूडेंट कह लीजिए हूँ। सर सैयद ने डेफिनेटली जिन 2 टावरिंग पर्सनालिटीज़ ने 19th 20th सेंचुरी की मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया,
सर सैयद और अल्लामा शिबली नोमानी ने, तो सर सैयद इज़ डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो उसी की वजह से हम लोग आज इसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। और आज 203 साल यौम पैदाइश सर सैयद की दुनिया भर में मनाई जा रही है, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी भी मनाई जा रही है और मनाई जाएगी। मुझे जो बात करनी थी, जैसे आतिफ साहब ने कहा कि, और उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि हारून साहब भी मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, आपसे मेरी मुलाकात 2005 में हुई थी, अमेरिका ही में हुई थी। और वो इत्तेफाक से फ्लायर जब मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा इसमें तो दुनिया कितनी छोटी है इसका भी एहसास हो गया कि अक्सर और बेशतर लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ पुराने कनेक्शंस भी निकल आए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जावेद महमूद साहब से मेरा कभी रब्ता तो नहीं रहा, लेकिन आज उनकी बात सुनी बड़ा अच्छा लगा। उनकी साहबजादी आफरीन को माशाल्लाह मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, और अलीगढ़ से जो है काफ़ी एक्टिव हैं वो। और डेफिनेटली जो है राहिल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और चेल वेलफेयर सोसाइटी ने अभी स्पेशली कोरोना पेंडेमिक के ज़माने में जो काम किया, हमारे एक दोस्त शारिब हारून साहब के साहबजादे जो हैं, उनके हवाले से कुछ चीज़ें हम लोग मेरे इल्म में थी कि क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक रस्मी बात थी। मैं जो असल बात पे आ रहा हूँ कि अलीगढ़ तहरीक जो है, साइंटिफिक सोसाइटी पर भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आज जो ज़रूरत है वो है अलीगढ़ तहरीक को समझने की। और वाकई में आज वाकई इसकी शिद्दत से ज़रूरत है। आमतौर से दुनिया में लोग ये समझते हैं अलीगढ़ तहरीक का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट लेट मी एम्फसाइज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. इट इज नॉट दी अलीगढ़ मूवमेंट. इट इज जस्ट वन पार्ट और टाइनी वन पार्ट ऑफ दी अलीगढ़ मूवमेंट. मेरे नज़दीक जो इतना मैंने अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ा है, अलीगढ़ तहरीक को पढ़ा है, मेरे नज़दीक सर सैयद की पूरी जिंदगी अलीगढ़ मूवमेंट है. ऑफिशियली ये बात अभी तक जो है किसी वसूख के साथ, किसी कॉन्फिडेंस के साथ ना तो मैं कह पाया हूँ, ना मैंने किसी मोतबर स्कॉलर को पढ़ा कि ये टर्म किसने क्वाइन किया अलीगढ़ मूवमेंट. लेकिन बहरहाल अब अलीगढ़ मूवमेंट की जब भी बात आती है वो शुरू सर सैयद से होती है और ख़त्म सर सैयद पे होती है. ये भी एक थोड़ी सी जो है बददयानती हम लोगों की है कि हम लोग अलीगढ़ तहरीक को भी सर सैयद से शुरू करते हैं और सर सैयद पर ख़त्म कर देते हैं. ये भी मुनासिब नहीं है. लेकिन ये बात सर सैयद की चल रही तो हम सर सैयद से ही शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ तहरीक है क्या. एक चीज़ जो हम देखें कि सर सैयद की, जैसे मैंने शुरू में ये बात की कि सर सैयद की पूरी जिंदगी जो है वो अलीगढ़ तहरीक है. 30 साल की उम्र, आदमी हम सोचते हैं कि साहब हम तो अभी बड़े यंग हैं, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अभी हमारी शादी हुई, अभी कैरियर स्टार्ट किया हमने, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ हमारे पास कौम के काम करने के लिए या कुछ और फलाही काम करने के लिए, बहुत वक्त पड़ा हुआ. मेरी जो जाती राय है इस मामले में, ऐसा नहीं है. अगर आपने अच्छा काम जवानी में, नौजवानी में नहीं शुरू किया तो बुढ़ापे में कोई बड़ा काम शुरू नहीं कर सकते आप. उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अगेन सर सैयद है. आतिफ ने जैसा जिक्र किया आसारुस सनादीद का, आपको ये सुन के हैरत होगी कि सर सैयद ने 30 साल की उम्र में आसारुस सनादीद पब्लिश कर दी थी. सवाल ये उठता है कि भाई क्यों पब्लिश की उन्होंने, क्या जरूरत थी उसकी. जो सर सैयद की सोच की बुनियादी चीज है वो ये है कि सर सैयद ने हर जमाने में, जिस भी जमाने में वो रहे, उन्होंने उस जमाने का जो चैलेंज था, उस जमाने की जो प्रॉब्लम थी, जिनको लगा कि ये प्रॉब्लम है जो हमारी कौम को, हमारे नेशन को अफेक्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम का अपने तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश की, जिसको हम मॉडर्न जमान में हम कहते हैं साहब सर सैयद ट्राई टू प्रेजेंट हिज ओन नैरेटिव. उन्होंने कभी जो भी मास नैरेटिव था, ठीक है, उसको लिया, लेकिन एक जब भी देखा कि नहीं ये नैरेटिव हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हमारी कौम के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी तहजीब के लिए ये नैरेटिव ठीक नहीं है, उन्होंने एक अपना नैरेटिव पेश किया. और आसारुस सनादीद भी उसी का एक पार्ट है. उनको उस जमाने में जो 1847 के करीब उन्होंने जो है आसारुस सनादीद का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था. 30 साल की उम्र थी उनकी. हम सोचे यार 30 साल में तो अभी आदमी स्टैब्लिश भी नहीं होता, और उनको क्या पड़ी थी कुतुब मीनार पे चढ़ के उसके कतबे नोट करने की, और दिल्ली की पुरानी हवेलियां, पुरानी इमारतों पर जाकर उनके कतबे, उनके आर्किटेक्चर, उनके स्टाइल को नोट करने की. इसलिए कि उनको उस जमाने में ये एहसास हुआ कि ये हमारा असासा है, ये हमारा एसेट है, और ये डाइंग है, ये खत्म हो रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, उसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं है. तो उसको डॉक्यूमेंट करना उस वक्त की उनको जरूरत महसूस हुई कि अगर ये स्ट्रक्चर्स जो है वो चले गए तो हमारा असासा चला जाएगा. तो उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट करने के लिए पूरी कोशिश की, और इतनी मेहनत के बाद आसारुस सनादीद को पब्लिश किया. और ये मैं खुद इसको अलीगढ़ तहरीक का एक इंटीग्रल पार्ट मानता हूँ कि उस वक्त के चैलेंज को आपने फेस किया
और उसको अपने नजरिए से जो भी रिबटल कह लीजिए, जो भी प्रिजर्वेशन कह लीजिए, जो भी आप पेश कर सकते थे, आपने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई एजुकेशन की बात नहीं हो रही अभी, ना कोई मॉरल और ना कोई सोशल साइंस की बात हो रही। उनको लगा कि भाई ये इस वक्त हमारी जरूरत है, हमको इस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना। प्रोटेक्ट तो मैं नहीं कर सकता इसलिए कि भाई मैं उस अहल नहीं हूँ या मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, मैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। ये उनकी सलाहियत लगी उनको कि भाई मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं इसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। आप इससे आगे बढ़े तो भाई उनका ट्रांसफर हो जाता, मुरादाबाद चले जाते। सर सैयद आमतौर से हम लोग सोचते हैं भाई जैसे अभी हम कि भाई हमने अलीगढ़ से पढ़ा, दिल्ली में आके जॉब की, दुबई चले आए या फला जगह चले गए। अभी भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, और दुबई तो हमारे लिए टेम्परेरी मस्कन है या फलानी जगह हमारे लिए टेम्परेरी है, हम तो अपने इलाहाबाद में करेंगे या अपने लखनऊ में करेंगे या अपने आजमगढ़ में करेंगे, वटेवर। सर सैयद ने इस फिलॉसफी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सर सैयद की ट्रांसफरेबल जॉब थी। जिस शहर में भी वो गए कभी खामोश नहीं बैठे, उस शहर में कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। मुरादाबाद गए, वहाँ स्कूल शुरू कर दिया। गाजीपुर गए, वहाँ स्कूल शुरू कर दिया, मदरसा शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, वहाँ से अखबार निकालने लगे, साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश कर दी। मतलब मुसलसल ट्रांसफरेबल जॉब उनकी चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई एक बेस था कि साहब दिल्ली में बेस है मेरा या अलीगढ़ में बेस है। अलीगढ़ तो उस वक्त तक गए भी नहीं थे, या फला जगह मेरा बेस है कि साहब मेरा आबाई वतन है आजमगढ़ या लखनऊ, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, बाकी जगह तो मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है। नहीं, वो जहां भी रहे उन्होंने वहीं पर एक काम शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर भी जरूरत है, यहाँ पर भी काम शुरू कर दिया। उसी का आप हिस्सा देखें कि मुरादाबाद में भी उनका स्कूल उन्होंने शुरू किया, उसके बाद गाजीपुर में शुरू किया, साइंटिफिक सोसाइटी शुरू की। उसके बाद 1857 के आप करीब आकर देखें, 1857 सबको मालूम है कि भाई इतना बड़ा हिस्ट्री का जो इतना बड़ा सानहा है, जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं, हम इंडियंस जो है वो बगावत कहते हैं, सब चीजें सबके सामने है। सर सैयद जाहिर बात एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, उनके बस में जो भी चीजें थी कि उन्होंने कुछ अंग्रेजों को बचाया, या जो भी चीजें जहां पर फसाद रोक सकती थी कोशिश की। उनकी वालदा भी अफेक्ट हुई उसमें, उनकी फैमिली अफेक्ट हुई, सब चीजें हुई। उन्होंने क्या किया, आप जैसे सवाल आता है उन्होंने क्या किया। जैसे ही मामला थोड़े से ठंडे हुए, सबसे पहले उन्होंने सर, क्योंकि जिस वक्त फसाद शुरू हुआ था 1857 का, बगावत शुरू हुई थी, वो बिजनौर में थे। उन्होंने पूरी एक किताब लिख डाली, सरकशी बिजनौर। उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई ये देखिए सरकशी या बगावत की वजह क्या थी। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए कि 1859 में आके उन्होंने एक मशहूर, जो उनका सबसे बहुत मशहूर रसाला है, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, असबाब बगावत हिंद, कि पूरी इस बगावत के कॉज क्या है। वो एक ब्रिटिश एम्प्लॉई हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो, और वो उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके नैरेटिव को अपनी कौम पे इम्पोज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनका नैरेटिव सुना, लेकिन उनका नहीं साहब ये हमारा नैरेटिव ये है, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट जो है, असबाब बगावत हिंद ये है, आप जो कह रहे हैं हम उसको नहीं मानते, हम जो है ये कॉजेज है, हमारी कौम ने ये फील किया, हमारी कम्युनिटी ने ये फील किया, मुल्क ने ये फील किया, ये उसके मेरे नजदीक ये उसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बगावत वजूद में आई है या बगावत हुई। तो उन्होंने ऐसे, इवन उसके बावजूद कि उनके सो कॉल्ड जो उनके एम्प्लॉयर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी एम्प्लॉयर थी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है असबाब बगावत हिंद लिख के और खुल के लिखा, उसके कॉजेज बताए, उसको अंग्रेजी में भी पब्लिश किया, इंग्लैंड में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, पब्लिश हुई, ताकि सारी जो सो कॉल्ड ब्रिटिश जेंट्री या एलीट क्लास था या जो एग्जीक्यूटिव क्लास था, उनके सामने भी ये बात आई कि भाई सैयद अहमद जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बगावत की वजूहात है। तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि सर सैयद ने अपना नैरेटिव हमेशा सामने रखा कि भाई ये हमारा नैरेटिव है, हम आपका नैरेटिव हमने सुन लिया, और अगर ठीक हमारे नजदीक माकूल नहीं तो हम खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अपना एक नैरेटिव पेश किया, उससे आप आगे बढ़ें। तो जो मैंने जैसे शुरू में आप इस चीज को दिमाग में रखें कि बुनियादी जो बात है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि साहब एजुकेशन या मॉरल साइंस, और जो भी उस वक्त का चैलेंज था उनके सामने, कौम जिस चैलेंज को फेस कर रही थी, उसका उन्होंने अपने तरीके से एक जवाब पेश किया। तो ये अलीगढ़ तहरीक का जो है जिस्ट है, ये उसका निचोड़ है कि साहब हमको हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हों उसको जो है उसके लिए अपना नैरेटिव पेश करना, ये मेरी नज़र में अलीगढ़ तहरीक का महसल है कि हम उसका नैरेटिव पेश करें। आप उसके आगे बढ़िए। उनको लगा एक ज़माने में कि बहुत सारी जो हिस्टोरिकल किताबें, आईने अकबरी है तो उसके जहांगीरी है, उसको हमको रिवाइव करने की, री एडिट करने की ज़रूरत है, आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं, फला हो गई हैं, अवेलेबल नहीं। उन्होंने उसको एडिट करके रीप्रिंट किया। ये उस वक्त की ज़रूरत रही होगी। आज हमको लगता है कि भाई वाई आई नीड आईने अकबरी, और वाई आई नीड तुस्के जहांगीरी, और वाई आई नीड दिस और वाई नीड दैट। आप उसको उस टाइम फ्रेम में जाकर देखें कि उस वक्त उसकी अहमियत थी, उसकी ज़रूरत थी, उन्होंने उसको रिप्रिंट किया, उस पर मेहनत की, उस पर पैसा लगाया। आज हमारे लिए बहुत आसान है कि साहब मास मीडिया अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है। उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। सर सैयद ने इंस्टीट्यूट गजट शुरू किया,
कि भाई एक इंस्टीट्यूट बनाया और एक गजट निकाला, अखबार निकाला कि भाई मैं अपनी बात को या हमारे हम ख्याल लोगों की बात को हिंदुस्तान भर के, हिंदुस्तान से मुराद उस वक्त का बर सगीर पूरा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आज है वो बर सगीर कहलाता है, तो उस पूरे बर सगीर में अपनी बात को, अपने पैगाम को पहुंचाना कि भाई ये हमारे थॉट प्रोसेस है। तो उस चीज को उन्होंने, उस मीडियम को यूज किया, अपना बाकायदा प्रेस लगाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई वो अलीगढ़ में बेस किया, नहीं, जहां पर थे गाजीपुर में थे, उन्होंने गाजीपुर में प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दिया और उस चीज को पब्लिश किया। वहीं पर फिर उनको ख्याल आया कि साहब इस वक्त जो है अंग्रेजी जुबान में बहुत अच्छी अच्छी मायनाज किताबें अरबी जुबान में, फारसी जुबान में अवेलेबल हैं, तो हमको उन किताबों को हिंदुस्तानी जुबान में ट्रांसलेट करके आवाम के सामने पेश करना चाहिए ताकि वो उससे मुस्तफीद हो सके, बेनिफिट ले सके। उन्होंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को जहन में रखते हुए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। अब उस वक्त भी वो गाजीपुर में थे, वहीं पर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, उसके वो सेक्रेटरी हुए, मुख्तलिफ अंग्रेजों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने उसमें ज्वाइन किया, राजा जयकिशन दास को ज्वाइन कराया, ये सब लोग उसके उन्होंने काम किया। वो एक अलग और उसकी आपको अगर डिटेल जानना है तो मैं उसी अलीगढ़ मूवमेंट पर एक पूरा कंप्लीट आर्टिकल है साइंटिफिक सोसाइटी पर, आप उसको देखें कि भाई क्या क्या उसके अगराज मकासद थे, क्या क्या उन्होंने किया। वो एक अलग चीज़ है कि उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी उस जमाने में लगभग शुरू हो चुकी थी और उसी वजह से बहुत सारी जो है चीज़ें सर सैयद जो साइंटिफिक सोसाइटी के तहत करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्लो हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सर सैयद मल्टी फेशियल पर्सनालिटी थे। जब भी कोई चैलेंज सामने, उन्होंने अच्छा पहली चीज़ के वो उस चीज़ पे स्टक करके नहीं बैठ गए, साहब साइंटिफिक सोसाइटी मैंने बना दी है और मैं उस पर स्टक करके बैठ जाऊंगा और मैं हट गया तो काम बंद हो जाएगा, ऐसा। उन्होंने एक टीम डेवलप की और उनके हैंडओवर कर दिया, और वो चाहे वो करे या ख़त्म कर दे वो उनका मामला है। और एक नया चैलेंज सामने आया तो सर सैयद ने उस चैलेंज को कबूल किया, जिसमें आतिफ ने जिक्र किया उसका कि विलियम म्यूर की किताब का। विलियम म्यूर की किताब में अब देखें, आज के ज़माने में भी आप देखें बहुत सारे इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सर सैयद ने उसका रिजॉर्ट जो है ये नहीं किया कि साहब सड़क पे निकल के आके प्रोटेस्ट किया, भाई हो सकता है वो भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं साहब मेरे नज़दीक विलियम म्यूर की किताब का जवाब देना उसी की ज़ुबान में, उन्हीं की ज़ुबान में, जबकि विलियम म्यूर उनके बहुत अच्छे दोस्तों में भी थे, लेकिन उन्होंने उसी ज़ुबान में उन्हीं के रिसोर्सेज या उन्हीं के मवाक़िफ़ जो है ना कि रेफरेंसेस, तो बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और जो अंग्रेज़ी के हवाले विलियम म्यूर ने इस्तेमाल किए थे, उन्हीं हवालों का जवाब देने के लिए पूरे इंग्लैंड का सफ़र किया, अपनी चीज़ें बेची, जो भी पैसे थे सेविंग्स थी या जो भी था उनके पास, उसको अपना ज़ाती पैसा लगाया, इंग्लैंड गए, रिसर्च की और उस किताब का जवाब खुतबात अहमदिया की शक्ल में दिया। उनको लगा कि ये इस वक्त की ज़रूरत है और हमको विलियम म्यूर का जवाब देना। बाद में बल्कि विलियम म्यूर ने अपने जो ऑब्जेक्शंस थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको रिट्रैक्ट भी किया, उसको वापस ले लिया और कहा कि नहीं साहब गलती हो गई हमसे और ये चीज़ें मेरे लिए में नहीं थी, मैंने इसलिए लिख दिया था। तो ये भी देखिए उसका फायदा कि भाई विलियम म्यूर जैसा स्कॉलर, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी था, स्कॉलर भी था, उन्होंने उस चीज़ को रिट्रैक्ट किया अपनी किताब के उस जो कंट्रोवर्शियल पोर्शंस थे। तो हम जैसा मैंने कहा कि भाई ज़रूरत है कि जो भी वक्त का चैलेंज उनके सामने था उन्होंने उसका अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज में जवाब दिया। उसके साथ साथ आप ये भी चीज़ देखते रहे कि सर सैयद ऐसा नहीं, हम लोग सोचते हैं कि भाई यार हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर है, फला चीज़ है, ढमा चीज़ है। सर आपको क्या लगता है कि सर सैयद की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था? बिल्कुल ऐसा था। 42-43 साल की उम्र में, या बल्कि एग्जैक्टली 44 साल की उम्र में सर सैयद की बीवी का इंतकाल हो गया। मतलब 44 साल की उम्र क्या होती है आज के ज़माने में, बिल्कुल यंग होता है आदमी, बट हिज वाइफ डाइड। 2 बच्चे, एक बेटी है, छोटी बेटी है, बाद में कुछ दिनों बाद बेटी का भी इंतकाल हो गया, बल्कि फातिमा नाम था जहाँ तक मुझे याद, बेटी का भी इंतकाल हो गया। 2 बेटे, बड़े बेटे सैयद हामिद और छोटे सैयद महमूद। सर सैयद बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई बुनियादी चीज़ है कि सर सैयद कहीं पर भी रुके नहीं, सब मुसलसल जो चीज़ें वो कर सकते थे। बल्कि आपको सरप्राइज होगा कि 1867 में उन्होंने एक पूरा उर्दू यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश किया कि साहब वी शुड एस्टैब्लिश उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, सब चीज़ें आगे पीछे होती चली गई। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि सर सैयद वहाँ पर रुके नहीं, बनारस ट्रांसफ़र हो गया, बनारस के बारे में चीज़ें लिखी। फिर उनको लगा कि भाई मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत बहुत शिद्दत से, मजहबी थाट्स प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उनको लगा कि भाई मॉडर्न टाइम के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, या बहुत सारे तहमात या वहम परस्ती या कब्र परस्ती या जो भी चीज़ें कह ली, उनको लगा कि भाई बिदात बहुत सारी हमारे मजहब के या हमारे मजहब के मानने वालों में, मुसलमानों में बहुत सारी बिदातें आ गई हैं, तो सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है।
हमारे अंदर अखलाकियात में गिरावट आ गई है, तो उस अखलाक को बुलंद करने की ज़रूरत है। तो उसके तहत फिर सर सैयद ने तहज़ीब अखलाक शुरू किया। उनको लगा कि ये वक्त की ज़रूरत है और तहज़ीब अखलाक को शुरू किया, सालों तक चलाया उसको, फिर बाद में बंद भी हो गया। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि साहब उसको फिर से शुरू किया जाए, तो उनको लगा कि भाई मेरे नज़दीक उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सारे दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों की रिक्वेस्ट पर शुरू भी किया उसको। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सर सैयद मुसलसल जो है वो चीज़ें करते रहे। बाद में जब उनको लगा कि भाई अब जो है हमको इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और अब इस चीज़ों को एक अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है कंप्लीट फॉर्म में, वो चीज़ फिर उन्होंने एक मदरसतुल उलूम के नाम से अलीगढ़ में मदरसा शुरू किया। उसके बाद वही मदरसा 1877 में कॉलेज बना, फिर वही मदरसा आगे जाकर 1920 में, वही कॉलेज 1920 में जाकर यूनिवर्सिटी बना। अब आप अगर अली उसको मदरसा की और कॉलेज की हिस्ट्री को भी आप देखें तो आपको लगेगा कि टेक्निकली सर सैयद हैंड पिक्ड मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, टैलेंटेड स्टाफ मेंबर्स। आप इनफैक्ट हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा अलमिया है जो मैं यहाँ पर पॉइंट भी करना चाहूँगा। अलीगढ़ तहरीक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम लोगों ने खासकर सैयद महमूद को बहुत नज़रअंदाज किया है, जो उनके छोटे बेटे थे। और मौका है कि आपका इलाहाबाद का ताल्लुक़ है तो इलाहाबाद से मैं बता दूं कि टिल नाउ ही होल्ड्स द record to be the youngest justice of Allahabad High Court, which is the oldest court of India. At the age of 32, Sayyid Mahmood became the justice of Allahabad High Court. आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में 32 साल की उम्र में कोई जज नहीं हुआ है. It is Sayyid Mahmood who became the justice at the age of 32. Such a versatile and talented person. सर सैयद के छोटे बेटे थे वो, बल्कि आपके यहाँ जो आनंद भवन है जिसमें बाद में मोतीलाल नेहरू ने खरीद लिया था और पंडित नेहरू का घर हो गया था, वो सैयद महमूद का घर था. और इस पे डेविड लेलेवेल्ट साहब जो यहाँ पर फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर थे, उस पर उनका पूरा एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर, ये उन्हीं की डिस्कवरी थी कि आनंद भवन वो सैयद महमूद का घर था. सर सैयद भी वहाँ रहे हैं. तो ये चीज़ है. बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सैयद महमूद का बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है और जस्टिस एम हिदायतुल्लाह का एक बहुत अच्छा मजमून उसी हवाले से जब इनाग्रेशन के लिए गए थे वो है. आप लोगों को मौका लगे ज़रूर देखें आप उसको, क्योंकि सैयद महमूद भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है अलीगढ़ तहरीक में. और हम लोगों ने ये हमारी नाइल्मी कह लीजिए, लाइल्मी कह लीजिए, या थोड़ी सी बददयानती कह लीजिए कि हमने उनको इग्नोर किया. बहरहाल कमिंग बैक टू अलीगढ़ कॉलेज, सर सैयद ने अकरबा परस्ती, नेपोटिज्म नहीं रखा. सर सैयद ने एक एक करके टैलेंटेड लोगों को सैयद महमूद से मिलकर, सैयद महमूद इंग्लैंड से लेकर आए, चाहे वो सिडन हो, चाहे वो थियोडोर बेक हो, चाहे वो जे स्टोल हो, ये सब इंग्लैंड से लेकर आए. ब्रिटिश एजुकेटेड लोग थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के एजुकेटेड लोग थे, उनको इंग्लैंड से अलीगढ़ लेकर आए. अब आप उस जमाने में ठीक है ब्रिटिश की कॉलोनी थी और ये लोग आना पसंद भी कर लेते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल उनको ढूंढ कर लाना और फिर उन्होंने इस कॉलेज को, स्पेशली थियोडोर बेक को आप देखें तो बहुत हद तक जो है उन्होंने बिल्कुल 24-25 साल की उम्र में कॉलेज ज्वाइन किया था और 44-45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और पूरी जिंदगी एमए कॉलेज ही में उनकी गुजरी जो है. तो इस तरह के लोगों को ढूंढ कर लाना, उसको नर्चर करना, उसको प्रमोट करना, ये भी सर सैयद के मिशन का पार्ट था कि अच्छे लोगों को लेकर आना और उनको नर्चर करना, उनको ग्रूम करना. तो हम समझते हैं कि भाई ये भी हमारी जरूरत है कि जो भी तहरीकें या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि जो भी टैलेंटेड और जेन्युइन लोग हैं उनको हम प्रमोट करें, उनको हम हेल्प करें. ये नहीं कि साहब मैंने चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मैं हूँ या मैंने बनाया है तो मेरे बाद मेरा बेटा उसका वो चेयर करे या मेरे बाद मेरा भाई उसको चेयर करे. ये चीज़ें नेपोटिज्म जो है ये तहरीकों को क्रश करती हैं, ख़त्म करती हैं. तो ज़रूरत ये है कि भाई हम लोग इसका भी ख्याल रखें कि जो तंजीमें बनाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो जुनून और पैशन के साथ काम कर सकते हैं, उनको प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं. इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाता हूँ. और जैसे मैंने कहा कि भाई आतिफ ने कहा था कि साइंटिफिक सोसाइटी पे बात करें, बहरहाल उसका हवाला मैंने दे दिया. उस पर 2 बहुत अच्छी किताबें रिसेंट टाइम में, और जो अच्छी किताबें आई वो एक प्रोफेसर असगर अब्बास साहब की किताब है अलीगढ़ सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी. आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मौका लगे तो उसको देखें. फिर बाद में प्रोफेसर इफ्तिखार आलम साहब की एक किताब है साइंटिफिक सोसाइटी, बल्कि वो मेरे सामने आपको दिखा भी दे रहा हूँ. ये किताब जो है इफ्तिखार आलम साहब की बहुत अच्छी किताब है, सन 2000-2001 के आसपास आई थी ये, और उसको आप लोग ज़रूर देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी क्या चीज़ थी. और ब्रीफ में, या जैसे आतिफ की ज़ुबान में कहे कि शॉर्टकट में देखना है तो अलीगढ़ मूवमेंट पर एक आर्टिकल है, मैं उसका लिंक भी आपको इसमें चैट में डाल दूंगा और बाद में आतिफ से कह दूंगा कि शेयर कर दें. तो पूरा मजमून एक ब्रीफ मजमून आप उसको देख सकते हैं. लेकिन जैसे मैं बात कर रहा कि अलीगढ़ तहरीक पे आगे बढ़ के आप देखें कि कॉलेज बना, सब कॉलेज चल रहा है. सर सैयद फिर भी खामोश नहीं बैठे.
ऐसा नहीं था कि साहब कॉलेज बन गया अब तो काम खत्म हो गया, अब कॉलेज चलेगा, आगे यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आगे ब्ला ब्ला, नहीं। 1885 में आप आइए, 1885 में, अभी कॉलेज चल रहा है और बहुत ठीक है, अच्छे फॉर्म में, खराब फॉर्म में, उसमें जो अपनी प्रॉब्लम्स थी वो भी चल रही हैं, उसमें हंगामे भी हो रहे हैं, उसमें लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग टूट भी रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। 1885 का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट शायद आप लोगों की नज़र में हो कि उस ज़माने में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, बॉम्बे में उसका क़याम अमल में आया था, जो आज इंडिया में कांग्रेस पार्टी है, जो 1885 में उमेश चंद्र बैनर्जी वगैरह ने बनाई कांग्रेस पार्टी। और उस ज़माने में ये हमको अंदाज़ा होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि उस ज़माने में मुसलमानों के जो डिफेक्टो लीडर थे वो सर सैयद अहमद खान थे। तो हर आदमी ये बात जानता था कि अगर किसी तहरीक में सर सैयद नहीं जुड़े तो इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स नहीं जुड़ेंगे। इसलिए उन्होंने सर सैयद को इन्वाइट किया उस कांग्रेस के लिए, लेकिन सर सैयद ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मैंने आप शुरू में बात की थी कि सर सैयद हमेशा से अपना नैरेटिव रखना चाहते थे, अगर सामने वाला नैरेटिव जो है वो उनके नजरिए से कौम के लिए बेनिफिशियल नहीं था तो वो हमेशा, ऐसा नहीं था कि वो खामोश बैठ, ठीक साहब आप कर रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं। अगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड देन आई हैव अनदर सॉल्यूशन, हमेशा इसका उन्होंने ख्याल रखा। तो 1885 में जब कांग्रेस बनी और सर सैयद उस नजरिए के खिलाफ थे कि भाई इसमें जो चीजें हैं या जो डिमांड्स हैं या जो उसके बायलॉज हैं वो हमारी कौम को बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे, उन्होंने 1886 में अलीगढ़ में मॉमडन एजुकेशनल कांग्रेस बनाई, नाम भी देके सिमिलर रखा उन्होंने, मॉमडन, उसमें एजुकेशन का लफ्ज ऐड कर दिया कि इट इज अ मॉमडन एजुकेशनल कांग्रेस नॉट कॉन्फ्रेंस। बाद में वही चीज जो है उसका नाम बदलकर मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, और उसके बाद जब पार्टीशन के बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, वो एक अलग चीज है। अब ये ऐसी बॉडी, बल्कि ये जो बहुत ही आज हमारी नई नस्ल इससे वाकिफ शायद कम हो, सर सैयद ने बनाई थी 1886 में अलीगढ़ में, और आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि रंगून बर्मा में भी उसका सेशन हुआ है, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, यू नेम इट, दुनिया का कोई, दुनिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ढाका, इस्लाम, उधर पेशावर, जो उस जमाने के जो भी मशहूर मुस्लिम पॉकेट्स थे, हर जगह उसका एनुअल सेशन होता था। और उससे जो चीजें निकल के आई मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि आज मौजूदा जमाने में अभी भी ऑन पेपर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट करती है, और आप अलीगढ़ जाएं तो सुल्तान जहां मंजिल में उसका दफ्तर भी मौजूद है, और वो सुल्तान जहां मंजिल ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रॉपर्टी है। आज भी जो सुल्तान जहां मंजिल है वो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करती है, वो ऑफिशियली ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करती है। वो एक अलग बात है कि मैं अभी कमेंट करूंगा तो शायद कुछ लोग को नागवार गुजरे कि बहुत अरसे से वो डॉर्मेंट हो चुकी है, खत्म के बराबर है, ना के बराबर है। सिर्फ एक जगह वो जिंदा है कि साहब वो हर साल, हर 3 साल पर वो ऑफिशियली एमयू स्टैचूज उसको रिकॉग्नाइज करता है और 5 कोड के मेंबर भेजता है। वो हर 3 साल में 5 कोड के मेंबर भेज देते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। एक गजट निकलता है, एक मंथली उनका एक छोटा सा पर्चा निकलता था, वो कभी कभार निकलता है, जब तक राजुरमान खान शेरवानी साहब हयात थे वो निकलता रहा, वो भी कोई बहुत इफेक्टिव चीज नहीं बची थी। लेकिन प्रैक्टिकली वो डॉर्मेंट बॉडी है, और उनका अपना एनुअल सेशन 1991 जामिया हमदर्द में, अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर अलीगढ़ के तारिक मंसूर साहब, उनके बड़े भाई रशीदुल जफर साहब वाइस चांसलर थे, उनके जमाने में आखिरी सेशन हुआ 1991 में। अब आप सोच लें कि ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए, उनका कोई एनुअल सेशन भी नहीं हुआ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन पेपर पर जिंदा है और आज भी अपने 5 मेंबर कोड के भेज देती है। उस पर मैं कई बार लिख भी चुका हूँ और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख चुका हूँ, पब्लिक फोरम पर भी, कि भाई हमको ज़रूरत है उस बॉडी को रिवाइव करने की। और क्यों ज़रूरत है ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि ये वही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में अपना सेशन किया, वहाँ पर लोगों को एजुकेशन की अहमियत समझाई। और ये वही बॉडी है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक चली कि एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ही ये तय हुआ। उसी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि आज जो आप अलीगढ़ में देखते हैं अब्दुल्ला कॉलेज, विमेंस कॉलेज जो है, उसका जो पॉपुलर टर्म में अब्दुल्ला कॉलेज कहलाता है, उसी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में शेख अब्दुल्ला पापा मियाँ जो थे, उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया कि साहब मेंस एजुकेशन पे तो बात हो गई, कॉलेज बन गया, चल भी रहा है, लड़कियों के एजुकेशन पे भी बात होनी चाहिए। और जब सर सैयद की ज़िंदगी में तो नहीं हो पाया, लेकिन सर सैयद के इंतकाल के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को पेश किया, उसमें जो ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बाद में चांसलर हुई बेगम सुल्तान जहां, और बॉम्बे से अतिया फैजी, और बहुत सारी जो प्रोमिनेंट लेडीज़ थी जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सेशंस में आया करती थी, उनको ये बात माकूल लगी, उन्होंने पैसे भी दिए, चंदा भी दिया और मदद भी की। और शेख अब्दुल्ला ने पहले अब्दुल्ला स्कूल बनाया,
शहर के अलीगढ़ शहर के अंदर, फिर बाद में उसको यूनिवर्सिटी कैंपस के पास लेकर आए। और वो 1937-38 तक जो वो इंडिपेंडेंट कॉलेज था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं था। 1938 वगैरह में जब सजाउद्दीन साहब वाइस चांसलर थे और उसके बाद ये हमारे नवाब छतारी साहब प्रो चांसलर थे, इन लोगों की मौजूदगी में, अल्लाह तो सरास मसूद साहब वाइस चांसलर थे, उनके उसमें, और ये जो फाउंडर थे शेख अब्दुल्ला, उनकी बेटी मुमताज़ जहां हैदर प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनके ज़माने में ये अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गया। ये उसी मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, ये तहरीकें उससे चली। वही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को आप पॉलिटिकल सेंस में आप देखें, आमतौर से हम लोग ये कहते हैं और मानते भी हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ तहरीक का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात 100% सही नहीं है। हमने उसमें जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे या पॉलिटिकल, जहाँ पे मुसलमानों को पॉलिटिक्स की जरूरत थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। और ये जानकर मोस्टली आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो सरप्राइज ना हो, ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एनुअल सेशन 1906 में ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह के घर पर, उसी में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। वही मुस्लिम लीग जो बाद में पार्टीशन की भी जिम्मेदार हुई, आज भी इंडिया में मुस्लिम लीग मौजूद भी। बहरहाल ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मुस्लिम लीग बनी थी। और जो मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी थे नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वक़ारुल मुल्क, ये दोनों अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी भी थे और उस वक्त मोहसिनुल मुल्क साहब कॉलेज के ट्रस्टी कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। बहरहाल तो वो एक भाई आपकी बात थोड़ी सी रोक रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसको समअप भी कर दीजिए, जो मतलब अब एक पार्ट ऑफ द डिस्कशन ये भी कर लीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी उसी पे आ रहा हूँ। तो ये चीज थी कि भाई ये चीजें बाद में मैंने कहा कि मुस्लिम लीग अलग हो गई, अपना एक पॉलिटिकल विंग हो गई, अपना अलग से चलती रही, उसका डेफिनेटली कॉलेज से इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो एक अपना फिर आगे चलता रहा। और ये सर सैयद के बाद, सर सैयद की जिंदगी के बाद हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सर सैयद ने आखिरी जमाने में भी, बुढ़ापा भी आ गया, बहुत सारी कॉलेज में तकलीफें भी चलती रही। एक बहुत बड़ा उस जमाने में गबन का केस भी हो गया था, 12 लाख रुपए डूब गए थे। एक आदमी जिसको सर सैयद ने हायर किया था, उसने गबन भी कर दिया और कौम के पैसे डूब गए, लेकिन सर सैयद को बहुत सदमा पहुंचा, वो आदमी जेल भी चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उस जमाने में भी सर सैयद खामोश नहीं बैठे। आखिरी जमाने में उम्मुल मोमिनात के ऊपर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते थे, उस पर भी पूरा उन्होंने पर्चा लिख डाला, और वो बल्कि उनकी हयात के बाद, इंतकाल के बाद वो पर्चा शाये भी हुआ, जवाब उम्मुल मोमिनात के नाम से। उसको भी मौका लगे तो आप लोग कभी देखें, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो मैंने मैंने कहा कि ये सर सैयद की जो पूरी लाइफ है, मेरे नजदीक ये पूरी अलीगढ़ तहरीक है कि हर वक्त जो उस वक्त के चैलेंज को फेस करके उसका रिबटल, उसका अपना नैरेटिव पेश करना, उसका जवाब देना। जैसा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भाई व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। आप आज देखें दुनिया के अंदर ग्लोबली हम सब अलमनाइज हर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ये जैसे आमतौर से ये मशहूर है लोगों को कि साहब अलीगढ़ वाले कुछ नहीं करते, बट डिनर करते हैं, सर सैयद डे करते हैं, ये 100% सही नहीं है। ये वजह क्या है मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी अपनी भी एक जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे आप हिंदुस्तान में, आपको इसका शायद जो लोग हिंदुस्तान या अपने उससे बाहर नहीं निकले, उनको अंदाजा नहीं होता कि आपकी सोशल लाइफ क्या होती है। आपको लगता है आप इसी मोहल्ले में पैदा हुए, सब लोग जानते हैं हमको, और एक आपको अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में लोग खड़े भी रहते हैं, बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं। आप जब बाहर निकलते, मिसाल के तौर पर अमेरिका हम आए, अगर हमारे पास ये अलीगढ़ ना हो तो एक सोशल फैब्रिक हमारे पास नहीं। हम तो यहाँ पैदा नहीं हुए ना, हम तो अलीगढ़ में पढ़ के आए या बंबई में पढ़ के आए, फला जगह पढ़कर आए, यहाँ पर आज जॉब ज्वाइन किया आपने। अब आपको एक सोशल फैब्रिक भी बनानी होती है कि साहब यहाँ पर आपके दुख सुख में कौन आपके साथ होगा। तो उसके लिए जाहिर बात है एक अलीगढ़ का प्लेटफॉर्म है, जो लोग अलमनाइज लोग मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये देखें कि हम सुबह शाम से सीरियस बातें करें, नहीं साहब हमको एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में काम करना है, फला काम करना, वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोशल लाइफ भी चलती है उसी के अराउंड। तो आप पिकनिक भी करते हैं, आप गेट टुगेदर भी करते हैं, आप डिनर भी करते हैं, आप सर सैयद डे भी मनाते हैं। लोग कहते हैं जब कव्वाली का प्रोग्राम, मुझे आप मुशायरे कर रहे हैं या म्यूजिक गजल का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब चीजें करते हैं। लोग कहते हैं साहब आप लोगों को नाच गाने के अलावा फुर्सत नहीं है या मुशायरे के अलावा फुर्सत नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई उस सोसाइटी को आप देखें कि वहां पर उनकी क्या जरूरत है, वो उसको भी केटर करना होता है कि भाई एक इंटरटेनमेंट कह लीजिए, अदबी इंटरटेनमेंट कह लीजिए, या जो भी इंटरटेनमेंट भी कह लीजिए आप, तो वो भी जरूरी हो जाता है कि भाई आप हर वक्त सीरियस होकर, हर वक्त एकदम से अपने आप को टेंस करके सब चीजें नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप को रिफ्रेश भी करना होता है। तो जैसे अमेरिका में मैंने कहा कि भाई हम लोग, मुझे 20 साल हो गया यहाँ पर, आप मुख्तलिफ फिनिक्स एरिजोना में मैं आया, वहाँ पर हमने अलमनाई एसोसिएशन, और बल्कि सर सैयद डे से शुरुआत हुई। हमने पहले एक छोटे से मेरे अपार्टमेंट के जो क्लब, सोशल क्लब था, उसमें सर सैयद डे किया, 20-25 लोग जमा हुए। फिर अगले साल हमने लार्ज स्केल पे किया, लगभग 200 लोग जमा हुए, उसमें सब अलीगढ़ के नहीं थे, जाहिर सी बात है। तो आपको एक कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है कि भाई अगर आपको काम करना है तो यू नीड लाइक माइंडेड पीपल,
तो उर्दू ये हुआ कि भाई मुशायरा किया, जो उस जमाने में शहरियार साहब हयात थे, शहरियार साहब अमेरिका आए हुए तो उसमें हमने एक मुशायरा किया, उससे एक कम्युनिटी बिल्डअप हुई कि अब 200 लोगों ने शिरकत की, लोग जान गए कि हाँ साहब ये अलीगढ़ का ग्रुप है। तो आपने उसी में अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी बताया कि साहब जो है मुशायरा वाज जस्ट अ टूल, अ प्लेटफॉर्म टू गैदर पीपल, तो लोगों को जमा करने का एक जरिया था कि साहब अब आपको उर्दू स्पीकिंग लोग मिल गए जो आपके जज्बात को समझ सकते हैं, आपके ख्यालात को समझ सकते हैं, या उसी सब कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं तो आपकी प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं वो। अब आप गोरे के सामने आप कहेंगे साहब कि भाई आप खड़े हुए आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, वी आर ट्राइंग टू डू दिस दिस दिस, ठीक है वो एक बार इमोशनली आपको कुछ हेल्प कर देगा, लेकिन उसको मतलब इमोशनली इतना चार्ज नहीं होगा जितना आपका हमवतन या आपके उस लैंग्वेज के लोग होंगे। तो आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता, तो उसलिए आप दुनिया भर में देखें कि अलुमनाई एसोसिएशंस जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके के प्रोजेक्ट बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, लेकिन एक फोर फ्रंट पर लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए कोई ना कोई इंटरटेनमेंट का जरिया वो ढूंढते हैं। और आमतौर से हम देखते हैं कि भाई मुशायरा, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि भाई हलाल है हराम है, लेकिन एक मुशायरा ऐसा लगता है कि मुशायरा चूंकि हमारा एक कल्चर का भी पार्ट है, जबान का भी पार्ट है, तो हम उस जबान को भी फरोग देना चाहते हैं। तो बहुत सारी अलुमनाई एसोसिएशन अक्रॉस द ग्लोब मुशायरे करती हैं, और उसकी बहुत बड़ी शुरुआत अमेरिका से हुई। और मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं जिस शहर में रह रहा हूँ उस शहर में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर अलीगेरियन है, और 1975 में अमेरिका में मुशायरों की बुनियाद उन्होंने डाली। पहले लोकल मुशायरे किए अलीगढ़ को जोड़ने के लिए, उर्दू स्पीकिंग लोगों को जोड़ने के लिए, फिर बाद में जो है इंटरनेशनल मुशायरे किए। अफजल भाई माफ करिएगा, आपकी बात थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमारे साथ इत्तेफाक से एक सरप्राइज एलिमेंट इस वक्त है, हुमायूं कबीर साहब हैं जो कि मुंबई से कनेक्टेड हैं। और वैसे तो अलीगढ़ की रिवायत ये होती है कि तराना बाद में होता है, लेकिन हमने खासतौर से आज उनको बुलाया था और उनको कहीं जाना है। तो अगर आपकी गुफ्तगू को हम थोड़ा सा रोक दें और फिर सुनेंगे, मतलब खत्म नहीं कर रहे हैं वेबिनार को, क्योंकि उनको जाना है। तो अगर आप सीनियर, अगर आप अलाउ करिए तो मैं तराना, क्योंकि ये फिर मौका निकल जाएगा। और हुमायूं कबीर साहब जो हैं और जूम पे वो किस तरह से तराना यहाँ पेश करते हैं मैं चाहूंगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी देर होगी तो वो चले जाएंगे और ये हम मिस कर जाएंगे। तो अगर आप अलाउ करिए, क्योंकि हम थोड़ी सी रिवायत यहाँ पे तोड़ेंगे और तराना को पहले सुन लेंगे, क्योंकि तराना बाद में सुना जाता है। क्योंकि ये चीज अगर हम मिस कर गए तो बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएंगे। हुमायूं कबीर साहब हैं जो कि अपने अंदाज में तराना यहाँ पेश करेंगे, फिर बाकी हम ये गुफ्तगू अभी जारी रखेंगे, हम वेबिनार को रोक नहीं रहे। हुमायूं कबीर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम जी। जी हाँ, मैं माधवा के साथ सारे मेरे सीनियर्स हैं, बहुत ही अच्छा सेशन रहा जी। और हुमायूं कबीर साहब मैं बता दूं अलीग हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़े कनेक्शन हैं इनके। और बेहतर होगा अगर थोड़ा सा हल्का सा तारुफ आप करा दें, क्योंकि आपको जाना था तो हमने रिवायत को तोड़ के तराना पहले कर लिया, क्योंकि अब जाहिर है जूम में थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे सामईन को थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दें हल्का सा 1-2 मिनट में, तो वो बेहतर होगा। जी जी, मैं हुमायूं कबीर 95 पास आउट हूँ अलीगढ़ से, और तकरीबन 25 साल हो गए बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। यहीं पर पूरी फैमिली है और बॉलीवुड में मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो जो बाकी सारी डिटेल मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी हुमायूं कबीर से। तो वक्त तो ज़ाया ना करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि तराना गा सकूँ, तो होप कि आपको अच्छा लगे। तो मैं शुरू करता हूँ, इजाज़त है? प्लीज प्लीज। क्योंकि स्टार्टिंग में कोरस होता है तो मैं थोड़ा सा कोरस का पार्ट छोड़ूंगा, बाकी कंटिन्यू करूंगा। आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। अगर म्यूजिक लाउड लगे तो मुझे बता दे, मैं कम कर दूंगा। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, बाबा साहेगे सुए सुम्बुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो
चिराग़ हरम में रोशन है, वो शम्मा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये दश्त जुनूदी बानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनूदी बानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तरब रोबानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेग़ें खींची है, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं। इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिलकश जोड़े हैं। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका काश यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका काश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जो गिरा पर बरसेगा, हर कोहे गिरा पर बरसेगा, हर सर्वो समन पर बरसेगा, हर दश्तो दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर कड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। बहुत खूब जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब हुआ भाई। जी शुक्रिया। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और यही गुजारिश करूंगा कि आप बस हर साल जैसे जैसे हो ऐसे ही करते रहें, आप लोग सब एक दूसरे से मिलते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पेंडेमिक में, लॉकडाउन में इतने सारे सीनियर्स को मैं मिला हूं और आप सब से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि सभी के लिए दुआ करें, अल्लाह आफियत का मामला करें और इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ, कभी भी मुझे आप याद कर सकते हैं। तो इजाजत है मुझे। आतिफ भाई, हनीम भाई।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अगर हम लोग ये रिवायत को हल्का सा ट्विस्ट ना करके आपको ना सुनते और आप चले जाते तो बहुत बड़ी चीज मिस कर देते, और हमारे सामीन के लिए भी बहुत बड़ा ये सरप्राइज था क्योंकि पहले से डिसाइडेड नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई कि आप यहाँ रुके, आपने इंतजार किया और हमें अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अफजल भाई, माजरत आपकी बात उस वक्त नहीं रोकनी नहीं, पड़ी। कोई बात नहीं, मैं बस 2-3 मिनट में समअप कर जी दूंगा चीजें जो जी असल बात कहने की थी कि हमने सर सैयद की लाइफ को सुन भी लिया, देख भी लिया, पढ़ भी लिया, बहुत सारी चीजें आप पढ़ भी खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरी नज़र में जो टेक अवे है एंड वे फॉरवर्ड है कि आप जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, ये सबसे पहली चीज़, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ तो होती है, आपको पर्सनल लाइफ में आपको टाइम भी देना होता है, कैरियर की फिक्र भी करनी होती है, फैमिली को भी टेक केयर करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा वॉलंटियरिज्म जो है, जो हमारे कौम में बड़ी कमी है, क्या वॉलंटियर वर्क को हम समझते हैं साहब ये तो सबसे लास्ट में हमको करना चाहिए, उसमें थोड़े से चेंज की ज़रूरत है कि हमको उसके लिए टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, खैर वो हमेशा हर ज़माने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ही डायर है। एंड मतलब इससे ख़राब क्या होगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट द बेस्ट, लेकिन ये कि बहरहाल बहुत ही हालात ख़राब हैं और हमको हर फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है, हर फ्रंट पे। पहली बात जो हमारे ध्यान में आमतौर से हम जो कर रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। हम ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं या जिस तरीके से कर रहे हैं वही सही है। आप ये देखें कि भाई जो भी कर रहा है, जिस तरीके से भी कर रहा है, अगर उसका मकसद जो है, एंड गोल, एंड रिजल्ट जो है वो कम्युनिटी को हेल्प करना है, तो लेट देम डू इट। और आप उसमें अगर जुड़ सकते हो तो जुड़िए, नहीं जुड़ सकते तो आप कम से कम उनको जो है गुड विश दीजिए कि भाई ठीक है, और आप अगर कुछ किसी तरीके से भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए कम से कम अच्छी बात कह सकते हैं, तो वो भी करें, जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है। आमतौर से अलीगढ़ में भी हमने देखा, या बहुत जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं कि साहब समझते हैं कि साहब माई वे इज द राइट वे। दैट इज नॉट ट्रू। भाई हो सकता है कि बहुत से लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना अच्छा लगता हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मान लीजिए मिसाल को मेरा मिजाज है कि मान लीजिए मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं उसमें जाके करूं, मुझे लगता है कि मुझे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में काम करना चाहिए, ठीक है, आई विल बी डूइंग दैट। लेकिन आप ये ना सोचेंगे नहीं साहब, जो साहब ये काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कौम को या नेशन को हर तरह की जरूरत, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, स्पेशली अलुमनाई और इस सर सैयद डे के मौके पे हमको यह करना चाहिए कि भाई जहां पर भी जो एकेडमिक्स के लोग हैं, भाई ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ मिलकर निकल के आए, वॉलंटियरिज्म करें, वो एकेडमिकली उस काम को करें, उस चीज के बारे में लिखें, उस चीज के बारे में अखबारों में, सोशल मीडिया पर जो उनका पढ़े, या रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें, सर्वे करें, डेटा कलेक्ट करें, उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करें। तो जो जिस फील्ड में है और जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसको जुनून और पैशन की हद तक पैशन है कि नहीं साहब मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना चाहिए, तो प्लीज, मेरा जाती मतलब वो है कि प्लीज यू शुड कीप डूइंग इट। ये ना सोचे कि भाई जो आतिफ कर रहे हैं वही सही है या जो मैं कर रहा हूँ वही सही, ऐसा नहीं है। आपको जिसमें मजा आता हो, जिसमें आपका दिल लगता हो, बस आप ये देखें कि एंड गोल क्या है उसका। एंड गोल अगर कम्युनिटी की हेल्प करना एंड गोल है, तो वी ऑल अलुमनाइज आर इन वन और द अदर वे, वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हमने कहा ना कि भाई तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हमारी यहाँ पर अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर सबसे पुरानी अलुमनाई एसोसिएशन है। इंडिया के बाहर सबसे पहले यही बनी थी 1975 में। हम तो बल्कि अभी किंडरगार्टन में भी नहीं गए थे, उस जमाने की बनी, और उसके हमारी खुशकिस्मती कि उसके फाउंडर्स लोग, कुछ लोग आज भी मौजूद हैं, एंड दे आर रनिंग ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन अलीगढ़। दे गिव मोर देन 300 to 400 स्कॉलरशिप एवरी ईयर। उसके अलावा फिर हिंदुस्तान के 15-16 शहरों में वो छोटे छोटे स्कूल्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। इस बार कोविड की प्रॉब्लम हुई, हम नॉर्मली रिलीफ का काम वो नहीं करते भाई, उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन इस बार ऐसी जरूरत पेश आई कि नहीं साहब इस वक्त तो हर आदमी को जो है खाने के लाले पड़े हुए हिंदुस्तान में, तो हम लोग कोविड के लिए भी हमने रिलीफ में फंड रेजिंग की बाकायदा, और जहाँ जहाँ भी, बल्कि अलीग सोसाइटी के साथ मिलकर जो है 3-4 शहरों में उनके साथ काम किया, और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम किया। तो जो जैसे मैं कह रहा था कि भाई आपको जिस चीज में भी मजा आता हो उसको प्लीज कंटिन्यू करें। बस ये ख्याल रखें कि एंड गोल क्या है। एंड गोल मकसद चाहे वो अलीगढ़ तहरीक को समअप करने का ये कि भाई एंड गोल योर शुड बी टू हेल्प द कम्युनिटी इन योर बेस्ट एबिलिटीज इन द बेस्ट फॉर्म। अगर ये चीज आप जहन में रखें कि भाई हमको हमारा मकसद जो है वो कम्युनिटी की हेल्प करना है, मैं उसको अलीगढ़ तहरीक का पार्ट समझता हूँ कि भाई सर सैयद ने हर मौके पर, हर जगह जहां भी वो चैलेंज फेस आया, सर सैयद ने उसका जवाब उसी जुबान में दिया, उसी तरीके से दिया।
तो हमको भी इसी टेक अवे को लेकर यहाँ से चलना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ भी बहुत सारे मसाइल, हर कम्युनिटी के अपने मसाइल हैं, तो उस मसाइल से अपने आप को आइसोलेट ना करें, अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत की हद तक उसको हल करने में जिस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को, उसका पार्ट बने। ये मेरी छोटा सा टेक अवे और आपसे रिक्वेस्ट है। और ग्लोबल अलुमनाई पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोग ये समझते हैं, मैंने शुरू में कहा कि लोगों को बड़ा ये बदगुमानी रहती है कि साहब ये लोग तो सिर्फ डिनर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग करते होंगे, जरूरी नहीं कि आप जब 500 लोगों का डिनर होता है तो जरूरी नहीं कि 500 लोग आपको उसी मिजाज के मिल जाएं। उसमें से अगर आपको 25 लोग भी मिल जाते हैं जो आपके लाइक माइंडेड हो, जो आपकी नहज पे सोच सकते हो, आपके साथ जुड़ सकते हो, दैट्स अ वेरी बिग गेन। कि आपने 500 लोगों को जमा किया, ठीक है, खाना खाया, उन्होंने अपने पैसे देके खाना खाया, कोई ऐसा नहीं कि लोग, यहाँ मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो होते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं कि लोग जो है अपना टिकट लेते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और खाना खाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन उस 500 की भीड़ में आपको 25 लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म कम्युनिटी बेनिफिट का काम करते हैं। और जो ज्यादातर अलुमनाई एसोसिएशन अराउंड द ग्लोब हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग इट। अच्छा, जैसे मुझे जानने की वजह ये भी है कि हम जो एक जमाने से अलीगेरियंस का और वेलविशर्स का एक सबसे बड़ा ईमेल नेटवर्क था, एमयू नेटवर्क, जिसके फाउंडर डॉक्टर शहीर खान साहब कैलिफोर्निया बेस करते हैं और मैं उसका सेकंड मॉडरेटर हूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट 15-18 साल से उसको चला रहे हैं। तो जो भी चीज़ें अराउंड द ग्लोब, जब उस जमाने में फेसबुक भी नहीं था, आपका इंस्टाग्राम, ये सब, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो ईमेल वाज द ओनली मैकेनिज्म। तो जो भी चीज़ें दुनिया में जहाँ पर भी एलिगेरियंस कर रहे होते थे, वो मेल हमको आते थे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, सर्कुलेट भी होते थे। बहुत सारे ईमेल सर्कुलेट नहीं भी होते थे कि भाई चलो उनको लगा उसमें पर्सनल झगड़े हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमको पता होता कि कौन सा अलुमनाई एसोसिएशन, कौन सा अलीगढ़ का ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, ताकि वो चूंकि बताते भी थे कि हम ये कर रहे हैं, ये करिए, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये हम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए लोगों के जहन में जो खदशात होते हैं कि नहीं साहब ये लोग सिर्फ डिनर खाते हैं, फलां करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें, उस सोसाइटी का सोशल फैब्रिक को भी देखना होता है कि उस सोसाइटी में उनकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। लोकल रिक्वायरमेंट भी अपने बहुत जो है प्रेसिडेंस लेती हैं कि वो लोकल चीज़ों को भी उनको हैंडल करना होता है। जैसे मैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ शहरों में शारिब हारून भी हैं यहाँ पर, कि देखते हैं कि भाई शिकागो है या वाशिंगटन डीसी है, ह्यूस्टन है, हर जगह अलुमनाई एसोसिएशन तो अपने अपने लेवल पे वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। जरूरी नहीं कि वो पब्लिक डोमेन में सबको मालूम ही। हाँ, मुशायरा चूंकि पब्लिक होता है तो वो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि साहब मुशायरा कराया उन्होंने, या म्यूजिक का प्रोग्राम कराया उन्होंने, या डिनर कराया उन्होंने, वो PR वो पब्लिक में आ जाता है। तो लोग, ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ ये काम तो फ्रंट लाइन मतलब दिखावे का होता है या लोगों को जमा करने के लिए होता है। बैकग्राउंड में हर एसोसिएशन, हर अलुमनाई ग्रुप कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कर रहा होता है। और हमको जरूरत इस बात की कि हम लोग एक दूसरे के लिए गुड फेथ रखें और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें। और उसी कड़ी को जस्ट फिनिश इट के इंशाल्लाह अगले महीने इसी 31 अक्टूबर से हम भी एक इंटरनेशनल मुशायरा करा रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद पूरे महीने जो है सेंटनरी सेलिब्रेशन, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लेक्चर भी होंगे, कुछ इंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम होंगे। इसलिए कि भाई आप सिंपली लेक्चर तो नहीं दे सकते ना, लोग एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे भाई, तो यू हैव टू मेक 31 अक्टूबर को हमारा मुशायरा है। उसके बाद तो इंशाल्लाह मैं फ्लायर अभी रेडी हो जाएगा तो मैं भेज भी दूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करें। और वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑन माय पर्सनल बिहाफ, मैं चेल वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का। इसमें कोई कमी बेशी हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई एरर हो गया तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट कर दें कि भाई ये चीज़ें हिस्टोरिकली मिस फैक्ट हैं, या जो मैं हो सकता है ज़ुबान से कहने में कोई चीज़ निकल गई हो। मैं हारून साहब मुझे दिखाई दे रहा है, हारून अंकल जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपकी सेहत की खराबी की वजह से भी। जावेद मोहम्मद साहब का भी बहुत शुक्रिया, राहिल और आतिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई आपकी इतनी तफसीली गुफ्तगू के लिए। और बस हमारा वेबिनार ख़त्म पे है और अगले 5-7 मिनट में कुछ लोग भी कुछ कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे। बस छोटी सी 2 बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है। तो देखिए, क्योंकि इसमें खुतबात अहमदिया का भी जिक्र आया, विलियम म्योर का आपने भी जिक्र किया, तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि आज जो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अगर होता है तो सीधे सड़कों पे आ जाते हैं, फतवे जारी हो जाते हैं, लेकिन सर सैयद का ये तरीका नहीं था। और कम लोगों को शायद ये पता होगा कि सैयद महमूद जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उनकी स्कॉलरशिप का जो नॉमिनेशन था वो विलियम म्योर ने ही किया था। अब देखिए कितनी खास बात है, सर सैयद जब सफ़र उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बनारस से शुरू किया और अगले दिन वो इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद एक दिन वो रुकते हैं विलियम म्योर के यहाँ,
उसके बाद जब ये पूरा खुतबात अहमदिया लिख लेते हैं, 12 चैप्टर्स, लौट के आते हैं, मोहसिनुल मुल्क को बताते हैं कि मैं ये जाके सबसे पहले विलियम मेयर साहब को मिलूंगा। उनसे मिलते हैं, फिर जैसे आपने आनंद भवन का जिक्र किया, और सबसे खास बात मैंने अभी तहकीक करी, जो बाद में उनको LLD मिलती है एडिनबरा यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बाकायदा उस यूनिवर्सिटी को जब कांटेक्ट किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आई, शायद ही कम लोगों को पता होगा कि उस वक्त एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे वो विलियम मेयर थे। तो सर सैयद को जो LLD मिल रही है वो विलियम मेयर ही दे रहे हैं। अब आप देखिए लाइफ ऑफ मोहम्मद का वो जवाब लिख रहे हैं, खुतबात अहमदिया, दोस्ती भी चल रही है, जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आज हम लोग कौन क्या करते हैं कि वो सीधे एक फतवा आता है, वो फतवा जो आपने ये गलत किया वो गलत किया, किसी का पूरा काम है तो आप पूरे काम को मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। आखिर में एक पॉइंट में बस और ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद सामीन से पूछते हैं कि अगर उनको कुछ कहना हो। अभी पिछले महीने में अलीगढ़ गया, असगर अब्बास साहब मेरे टीचर थे, BA में उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाई है, तो मैं उनसे मिलने गया, काफ़ी ज़ईफ़ भी हैं, और मैंने उनके सामने अल्लामा इकबाल साहब का कोट रखा, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया में मुस्लिम रिफॉर्मेशन पे सर सैयद वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा, लिखा और काम भी किया। तो मैंने असगर अब्बास साहब से पूछा कि आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं। तो अब देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही, मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल साहब तो ये कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया में सर सैयद पहले शख्स हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि रसूल अल्लाह के बाद वो पहले शख्स हैं। कहने लगे आप मुझे बता दीजिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि रसूल अल्लाह के बाद दूसरा कोई शख्स बता दीजिए जिसने सोशल रिफॉर्मेशन, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, रिलीजियस अवेकनिंग पे काम किया हो। कहने लगे ये खूबियां और बाकी जो खूबियां हैं ये आपको किसी शख्स में नहीं मिलेंगी। तो कहने असगर अब्बास साहब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अलीगढ़ मूवमेंट पे जो उनका काम है, तो ये मुझे लगता था कि ये बात यहाँ पे कहना जरूरी है। तो अब इसके साथ हम 5-7 मिनट सामीन मिल से, कुछ लोग हाथ उठ रहे थे, कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे थे, तो बहुत जल्दी 2-4-5 मिनट में अगर कोई ऐसे सवाल हो, सारे लोग यहाँ मौजूद हों, किसी को कुछ कहना हो, ज्यादा वक्त बस ना लें क्योंकि वक्त अच्छा खासा हो चुका है। जी सऊद रिजवी साहब शायद कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैंने अफजल भाई की बात सुनी, एंड ऑल आई वांट टू से दैट द मेन and focus of our academics, scholars, thinkers and writers of civil society and political class should reconsider, rethink and reanalyze the past glory of humanism and brotherhood. With that, we must bring the blurred contours of history and, conceptualize Sir Sayyid's vision to the present day, and honest efforts must be made to end the hate and disparity in the name of religion. Without the contribution of AMU, this mission of multicultural society, a distant dream. I mean, you remember the words of Zakir Hussain, the AMU laboratory of pluralism. This pluralism that needs to be cherished, keeping all political differences. It is AMU alone that has the power to serve the society that ever more. जी बिल्कुल। अब हम अपने ऑडियंस में से पूछ लेते हैं, शायद एक आध लोग वो वॉलंटियर कर रहे थे, उनके कोई सवाल हो या वो कुछ कहना चाहते हो अगले 1-2 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा कोई हो, कोई अगर अपनी कोई बात रखना चाहे, या सारे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, कोई अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो। मुझे लगता है नहीं है। चलिए फिर खैर एक आखिरी जो एक रस्म होती है वोट ऑफ थैंक्स की, तो भैया मैं कुछ कहना चाह रहा था भाई। जी फैकवार जी, फैक साहब हमारे साथ मस्कत से जुड़े हैं, फैक अंसारी साहब बहुत सीनियर अलीग हैं। जी बिल्कुल फैक भाई। अस्सलाम वालेकुम। असल में मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं था, जो साद ने बात कही थी और जो वो असद के साथ मिलकर कर रहे हैं, उसी सिलसिले में ये कहना था कि हम लोग क्या मस्कत से भी उसमें जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। और जो बात उन्होंने कही कि मतलब हमारा सर तो खाली यही है कि थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, लेकिन आगे ये लोग जो काम कर रहे हैं हकीकतन अगर उसको कहा जाए तो सर सैयद सानी का जो काम है वो ये साद और असद कर रहे हैं। असद से हमारे ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए कि यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम लोगों ने सर सैयद डे मस्कत में मनाया था, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आए थे तो असद ने आगे प्रेजेंटेशन दिया था। दूसरी चीज़ ये हमें कहनी थी कि अलीगढ़ का जो कुछ भी मशहूर है पढ़ाई और ये सब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अलीगढ़ की जो मशहूर है वो है सीनियरिटी।
और वो हॉस्टल लाइफ से आती है कि जहाँ कहीं भी सर सैयद डे होता है, हम जद्दे में भी रहे, यहाँ भी रहे, लेकिन ये कि जब भी सर सैयद डे होता है उसमें ऑटोमेटिक होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट है वो सदारत कर दे तो वो खुद आ जाता है और उसका सब जानते हैं कि वो सीनियर है। तीसरी चीज़, जद्दे में जब हम लोगों ने एक बार सर सैयद डे किया था तो उस ज़माने तक ट्रेडिशन ये था कि जो एम्बेसडर होंगे वो तो जो भी होते हों, लेकिन जो जद्दे में काउंसलर जनरल होते थे मुसलमान होते थे और वो थे, तो वो आकर के उन्होंने ये बात कही थी हमारे सर सैयद डे में, और सईद शायद नहीं है, सईद हाशमी, वो भी इस बात को कहेंगे कि उन्होंने आकर कहा था कि मुझे इस बात का कलक है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अलीगढ़ से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, हम लोग जिस तरह से भी गए, तो वो सर सैयद का एहसान तो है ही है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मतलब बेचारे वो अकबर इलाहाबादी के बड़े शेर आपने पढ़े कि शुरू में तो अकबर इलाहाबादी खफा थे उनसे, और वो उनकी मशहूर शेरी है कि मैं उन किताबों को काबिल ज़ब्ती समझता हूँ जिन्हें पढ़कर बच्चे माँ बाप को खपती समझते हैं। तो वो पहले उन्हीं ने कहा था शेर, लेकिन बाद में फिर वो अकबर इलाहाबादी भी साथ आ गए। तो सर सैयद का मिशन जो भी है वो भैया यही है कि आप किसी भी तरीके से सोसाइटी को कुछ वापस करें, कुछ, वो किसी भी हाल में हो। जैसे उन्होंने अफजल भाई ने कहा कि आप जो भी कर सकते हैं आप करिए, और इस पे आई एम वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू साद कि ये लोग जो अलीग के नाम से कर रहे हैं वो बहुत मामूली चीज़ है जो हम लोग की तरफ से हो रही है, लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। यानी अभी जो ये क्लासेस शुरू हुए जूम के ऊपर, तो इन लोगों ने उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको टैब्स दे दिए हैं, उनको टैब्स दे करके सिखाया है कि कैसे पढ़ो बच्चों। तो वो इस कदर खुश हैं वो बच्चे, और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट रिटर्निंग टू द सोसाइटी। तो हम एक बार फिर साद और इन लोगों को बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम तो 78 के ज़माने के हैं, हमसे कुछ ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं। यहाँ पे हिलाल भाई अलवी साहब भी हैं, वो हमारे हॉस्टल के क्लास फेलो मतलब सीनियर थे। तो आप सबको मेरा बहुत सलाम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल बात सही है कि जो लोग यहाँ पे अलीगढ़ से हैं, जो यहाँ के तालिब इल्म हैं, उन पे तो सर सैयद का ऐसा एहसान है कि वो एहसान वो कभी चुका नहीं पाएंगे, और जो लोग नॉन अलीग हैं उनके ऊपर भी ये एहसान है। कैस मुजीब साहब कुछ कहना चाहते हैं? कैस मुजीब साहब, कैस भाई आपका माइक, बस थोड़ा सा वक्त कम है कैस भाई। बस मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि मैं अभी लखनऊ में ही गया था, इस सेंटर पे आपके अलीग सोसाइटी के ऑफिस में गया था, और मैं खुद उन बच्चों से बात करके आया हूँ जो जिनको ट्रेनिंग दी गई है कोडिंग माइंड्स की। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मैंने खुद बात की बच्चों से और पूछा भी उनसे कि खाली उनको एक बेसिक ऑपरेशन आता है या कुछ ट्रबल भी कर लेंगे, कुछ फेरबदल भी कर लेंगे। तो उनकी नॉलेज अच्छी है, और बच्चों में जो बहुत मतलब बहुत कमेंटिंग है कि जिस तरह से आतिफ साहब जी 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 मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता था। जी जी बिल्कुल जी। मैं हालांकि अलीगढ़ से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फारिग नहीं हूँ, लेकिन खानदान के अल्लाह के करम से ज्यादातर लोग अलीगढ़ से ही फारिग रहे हैं। बस मेरा एक आप लोगों से ये है कि जितनी भी आप लोगों की ये सोसाइटीज हैं अलीगढ़ से रिलेटेड, अलग जगह पे बिखरी हुई और काम कर रही हैं, वो उनका एक सारा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर उनका एक डिक्शनरी बना दीजिए, इंसाइक्लोपीडिया बना दीजिए, ताकि वो एक दूसरे से के कांटेक्ट में रहें, और वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं वो एक दूसरे की नॉलेज में रहे, जिससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन आप लोगों का बना रहेगा और ज्यादा बेहतरली आप लोग काम कर सकेंगे। मेरा ये बस एक सजेशन है, इसको आप गौर कीजिएगा आप लोग। जी बहुत अच्छा सजेशन है, और बाकी इस पे कुछ काम हुआ भी था, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जाहिर है क्योंकि अब मुझे घड़ी में 9 बजता दिख रहा है, 7 बजे हमने शुरू किया था। एक डायरेक्टरी बना लीजिए, और वो फिर उसमें जिसको भी देखना होगा भाई कौन कहाँ पे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, उनके क्या अचीवमेंट्स है, तो वो नॉलेज में रहेगा और कोऑर्डिनेशन बनेगा सब सारी जगहों का एक साथ में, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं आखिर में शाइस्ता तनवीर को बुलाना चाहूँगा, और जो कि बीएड के स्टूडेंट हैं, और बाकायदा जो एक आखिर में एक रस्म होती है वोट ऑफ थैंक्स वाली, तो उसके लिए शाइस्ता तनवीर। मेरी आवाज़ जा रही है आप पे?
Assalamu alaikum. Yes, I'm audible. जी जी। दुनिया के हर गोश में चिराग की तरह जलता है, ये सर सैयद की ही ख्वाहिशें हैं कि हर अलीग सर उठा के चलता है. With this, I'm Shaista Tanvi, student of prestigious university, Aligarh Muslim University. I'm very much privileged that I got the opportunity to present both of thanks. First of all, I would like to thank Almighty Allah for this successful event, that is International Webinar. I would like to present great thanks to our honorable speakers, Mr. Saud Rizvi sir, Mr. Afzal Usmani sir, Mr. Saad Hashmi sir, Mr. Hanif sir, who beautifully introduced about the Aligarh Muslim University and the contribution and vision of Sir Syed Ahmed Khan. Thank you, sir. Thank you so much for your precious time and to make this event successful. I would also like to thank to all the guests gathered here who listen all the things and all the vision of Sir Syed Ahmed Khan very soon. Last but not the least, heartfelt thanks to Child Welfare Society and their office bearers, Rahul Mahbood and Muhammad Maz Shoaib, who has chosen commemorate on Sir Syed Ahmed Khan on his 203rd birth anniversary. Thank you all and Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर हम आइंदा भी मुलाकात होगी और इसकी रिकॉर्डिंग जो है बाद में वो YouTube पे आ जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह अफजल भाई. जज़ाकल्लाह आतिफ भाई.